जिम के अंदर कोई एक्सरसाइज कर रहा था, कोलैप्स कर गया, दौरा पड़ के आदमी गिर गया। अगर गलत जगह दौरा आ गया तो इसके नुकसान इतने ज्यादा हैं। जब वो पेशाब करता है तो उसका पेशाब किस कलर का आ रहा है, मेरा बीपी हाई है? नहीं, ऐसा शरीर में कोई तरीका नहीं है जो शरीर खुद बता पाए कि मेरा बीपी हाई है। जिस हिस्से में दिमाग में खून का थपका आ गया या नस फट के वहाँ पे ब्लड जमा हो गया, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब इमरजेंसी में क्या होता है, जब बीपी बढ़ गया, ये हर किसी के समझ में आता है कि बीपी बढ़ गया, नस झेल नहीं पाई, नस फट गई। नॉर्मली वो सांस ले भी रहा था, अब पानी की वजह से वो सांस नहीं ले पाया जिस टाइम पे उसको दौरा आया था। अब वो हमारे पास इस कंडीशन से आया कि उसके ब्रेन में हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी की वजह से परमानेंट डैमेज हो गया। व्यक्ति जब आता है तो उसके पास, मतलब हमारी किताबों जितनी मोटी उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं। कोई आपका मैग्नीशियम कितना है, ये कितना है, ये कुछ नहीं जानना आपको। भाई आपको नॉर्मली आने वाला है, आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो क्यों आप इतनी अजीब सी चीज करो? बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको करानी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रीति सिंह। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के आज़ाद हिंद रेडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस पॉडकास्ट यानी कि हेल्थशाला में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा मूर्ति से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जितना हम आपको जानते हैं, हम आपको स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के ईओ के तौर पर जानते हैं, लेकिन जो सुभारती हॉस्पिटल है हमारा, उसमें भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं एक्चुअली तो एक डॉक्टर ही हूँ और मैं कहता हूँ कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि मेरे को साथ में मैनेजमेंट करना पड़ता है जी। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर इज़ माई लाइफ, being a doctor is my passion, and believe me, I'm good at it. so हॉस्पिटल में मेरे बेसिकली दो तरीके के काम है जी। एक उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें अस्पताल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब द हॉस्पिटल इज़ अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड प्लेस टू मैनेज, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद लाइव्स। जी। तो देर इज़ नो स्कोप कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, एंड द स्टैंडर्ड्स नीड टू बी मेंटेन्ड। डिप्स नहीं हो सकते। तो एक तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आई एम वर्किंग एज द डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बट आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट ना, जो कहते हैं बिल्कुल दिल से, जो मेरे पूरे दिन में अगर मुझे सबसे अच्छा काम कुछ लगता है वो है, तो वो इमरजेंसी में काम करना है। हमारे हॉस्पिटल में देयर इज़ अ डेडिकेटेड इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा डिपार्टमेंट। जी। तो आई एम प्रोफेसर एंड हेड इन दैट डिपार्टमेंट, और मैं जब इमरजेंसी में पेशेंट्स देखता हूँ ना, मेरे को वो पार्ट सबसे अच्छा लगता है। सर, आज हम वैसे इमरजेंसी के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में लोग इतना ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है उन लोगों के साथ। तो हम जब पैनिक की बात करते हैं तो मेरे माइंड में अभी एक रिसेंट का केस आता है। अभी रिसेंटली जो है शेफाली की डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से। उससे पहले सिद्धार्थ जो बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी डेथ हुई। और ऐसे बहुत सारे केसेस कोविड के बाद हमें जनरली सुनने के लिए मिल रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और किस सिचुएशन में हम पेशेंट को आपके पास लेकर आएं, या हम उनको कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं? आज की तारीख में गूगल एरा आ गया है। जी। गूगल एरा। सर, प्रॉब्लम यही है कि कोई डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहले गूगल करता है। सो उसके अच्छाई भी और उसके नुकसान भी हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि जो आपका किसी भी आदमी के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक जो अस्पताल के अंदर मिल रहा है, जो उसको डॉक्टर ही दे सकता है। एक जो अस्पताल के बाहर भी दिया जा सकता है। हम केवल जो अस्पताल के बाहर दिया जा सकता है उसकी बात करेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली मेरे को कोई चीज़ मेंशन ना करनी हो। जी। दूसरा, पोस्ट कोविड ये बढ़ गया है, ये थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकली करेक्ट ना हो। ओके। उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। हो पहले भी रहे थे, लेकिन अब सामने आ रहे हैं, और द लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी सी और हमारी आई वुड से वेस्टर्नाइज हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। बट वेदर इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग और नॉट इंक्रीजिंग, वी आर इन डाउट। तो हम बात करते हैं जो केयर अस्पताल से पहले मिलती है, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। देखिए, एक कंसेप्ट होता है CPR का, क्योंकि सिचुएशन है कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, जी। आपका बगल में जो आदमी है वो सडनली कोलैप्स कर जाता है। जी।
उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? तो आपने सबसे पहली चीज़ बताई थी कि लोग पैनिक करते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैनिक नहीं करना है ना। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर अस, बट नॉर्मल आदमी के लिए ये करना माने सिंपल नहीं है। जी। तो अगर पैनिक ना करें तो आपका दिमाग फिर चलना शुरू होता है। यू हैव टू लर्न CPR फॉर ऑल पीपल ना। इसको कहते हैं बाय स्टैंडर्ड CPR, या जो आदमी बगल में है वो जी। कैसे एक मरीज को या एक व्यक्ति को CPR दे सकता है। CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, एज इन ऐसा क्या किया जाए कि अगर उसका दिल और सांस नहीं चल रही है तो भी उसको उतने समय तक जीवित रखा जा सके कि वो अस्पताल पहुंच जाए जहाँ पे उसको प्रॉपर केयर मिले। बिल्कुल। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको CPR पता होना चाहिए। वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन CPR, एंड हमारा अस्पताल के अंदर जो CPR होता है, हमारा प्रॉपर वो डेटा है। जो मरीज़ डेड स्थिति में आते हैं उसमें से भी 1/3 मरीज़ प्रॉपर CPR के साथ अस्पताल के अंदर रिवाइव हो जाते हैं। सर एक मिथ ये भी है कि CPR जो है वो माउथ टू माउथ दिया जाता है। CPR में 2 पार्ट्स हो गए, C जी। और P। जी। कार्डियक मानव कुछ ऐसा करना कि दिल धड़कता रहे। जी। अब दिल रुक गया है, आप कैसे धड़का सकते हो? तो आप ये मान के चलिए कि ये एक बड़ा सा चेम्बर है, इसके अंदर दिल है। जी। अब आप क्या कर सकते हो? दिल तो धड़केगा नहीं, आप ऊपर से दबा सकते हो। हम्म। तो आपने मरीज को लिटाया, उसके सामने से दबाना शुरू किया। जी। बिना प्रैक्टिस के, टीवी पे देख के, गूगल पे देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक्चुअली ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ सेटअप्स। नहीं है तो हमारे यहाँ CPR की बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बोथ फॉर मेडिकल नॉन मेडिकल पीपल। तो जब आप इसको दबाते हैं तो हार्ट भी दबता है, और उसके अंदर एक नॉर्मल जैसे हमारा हम सामने देखते हैं गुब्बारे से हवा निकल रही है, उसमें ब्लड आना और निकलना शुरू हो जाता है। हमारा एम क्या है कि एटलीस्ट हमारे दिमाग में उस समय तक, जब तक ट्रीटमेंट ना मिले, ब्लड जाता रहे। जी। ये उसका कार्डियक वाला पार्ट है। इसके साथ रेस्पिरेटरी वाला पार्ट भी है। भाई दिल और सांस, यही दोनों चीज़ तो ज़रूरी है। जी। सांस देने के लिए पहली चीज़ तो पुराने और नए उसमें फ़र्क आ गया है। नए में सांस देने को सेकंड प्रायोरिटी रखा गया है। ऐसा नहीं कि नहीं देनी है, जी। और देनी तो माउथ टू माउथ इज़ वन पार्ट, क्योंकि जब आप बाहर हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है। लेकिन ये थोड़ी ना कि आपको उसको पप्पी ले लेनी है। तो आपने उसकी नाक बंद करी, उसका मुंह खोला और बीच में रुमाल रख लीजिए, जी। ताकि आपका कंटैमिनेशन उसको या उसका कंटैमिनेशन आपको ना जाए। लगे। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन क्या है जी। ना। क्योंकि सर आपने जो, मुझे आपकी बातों से पता चला, क्योंकि मुझे भी CPR के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि रिसेंटली मेरा जो बेटा है वो रोते रोते उसने सांस जो है रोक ली अपनी, तो वो पूरी तरीके से नीला पड़ गया। तो हम उसको, मतलब पैनिक हो गए हम बहुत ज़्यादा, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने, डॉक्टर ने बताया कि आप इसको माउथ टू माउथ जो है आप उसको सांस दीजिए, तो सांस उसको वापस आ जाएगी। बट मेरा सवाल फिर से वही था कि मतलब रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको। ये आपने तो जो चीज़ बताई थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बच्चों में देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ टेम्पर टैंट्रम्स। जी। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे हैव ब्रेथ होल्डिंग, सांस रोक लेंगे। मतलब आपको लगेगा ऐसा कोई क्यों करेगा, लेकिन जी। बच्चे सब कर सकते हैं। और बच्चे इतनी ज़बरदस्त तरीके से सांस रोक लेंगे कि वो नीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। जी। मेरा तो कहना है एक रैपट लगा दीजिए। लेकिन पॉसिबली उस टाइम पे अगर यही सिचुएशन है जो जी। मैं कह रहा हूँ, जी। क्योंकि आपके साथ हुई, आई वुड नॉट नो एग्जैक्टली क्या सीन था। ही इज ओनली 10 months ओल्ड। ओके, नो 10 मंथ वाला बच्चा ये नहीं करता। जी। 10 मंथ वाला हाँ, बच्चा ये नहीं उसको करता। मतलब अचानक ही ऐसा हुआ कि वो रोते रोते उसने सांस अपनी जो है रोक ली। क्योंकि ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है, हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी, जो मदर्स हैं स्पेशली, या फादर हैं, या सिंगल हम रहते हैं, Definitely. ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो हम कैसे उसको ट्रीट करें? डेफिनेटली इस सिचुएशन में जो आपको एडवाइस दी गई थी, जी। दैट वाज अ करेक्ट एडवाइस, एंड स्पेशली जब कोई बंदा नीला पड़ रहा है। जी। जी। बट अगेन, हाउ वुड यू डू इट? जी। भाई यू हैव नो ट्रेनिंग, बिल्कुल। एंड पता चला आपने करके उसको बाकायदा उसके मुंह में फूंक दिया अच्छे से, एंड सील भी अच्छी बनी हुई है, एंड उसके लंग्स आर सॉफ्ट एंड दे बर्स्ट, दैट इज पॉसिबल. So you need some amount of training.
इसीलिए यूट्यूब इज नॉट द आंसर. बिल्कुल. इट वुड प्रोवाइड यू एन इंसाइट कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को नहीं रिप्लेस कर सकते. तो आपको ऐसी एजेंसीज में जाना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमारे यहाँ होता है, जी. उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स कहते हैं या हम्म. फर्स्ट एड कोर्स कहते हैं, जो आपको एक्चुअली इसके ऊपर कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे. ओके. उसमें भी आपको ये देखना है कि ऐसा जगह नहीं चाहिए जो आपको केवल वीडियो ट्रेनिंग दे रहा है, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे. जी. वो चीज़ थोड़ी सी आपको चाहिए. भले ऑब्वियसली हैंड्स ऑन कोई असली पे तो नहीं देगा, नहीं आपको देगा. मैनिकिन्स पे देगा. बिल्कुल. उसके लिए स्किल लैब चाहिए. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर ऑफ कोर्स. तो इस केस में दिस शुड बी डन कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कैसे दिल को और लंग्स को या ब्रीदिंग को रिससिटेट मतलब वापस उसको बनाया जाए या स्टेबल किया जाए. ये प्रोसेस एक बाय स्टैंडर्ड को आना चाहिए. बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला कि हमारे सुभारती हॉस्पिटल में इसकी जो ट्रेनिंग है वो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल को दी जाती है. अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन लाइक मी अगर आना चाहे तो क्या हमें भी हैंड ऑन ट्रेनिंग मिल सकती है वहाँ पर? सो इसमें जो नॉन मेडिकल वाला पार्ट है उसमें ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ होती है, जिसको हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कह रहे हैं, या फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब वो आदमी जो पहली बार, भाई कोई मान जो आप सिचुएशन बता रही हैं, जिम के अंदर कोई एक्सरसाइज कर रहा था, कोलैप्स कर गया. बिल्कुल होता है आजकल. ऐसे ही होता है. जी. मैं तो नहीं हूँ ना वहाँ पे. मैं हूँ तो कोई चिंता क्या है, मैं जितना जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं ऑब्वियसली दे दूंगा. लेकिन जो आदमी है वो तो नॉन मेडिको है ना, पैनिक स्ट्रिकन है, वो तो और डरा हुआ है कि ये क्या हो गया, अभी तो मेरे से बात कर रहा था. उस सिचुएशन में तो उसी को ट्रेनिंग देनी है. तो जो मैं नॉन मेडिको की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो फर्स्ट एड से रिलेटेड ट्रेनिंग है. तो ये बिल्कुल आपको ही मिलेगी. जी. मेडिको को नॉर्मल ट्रेनिंग से हट के ट्रेनिंग चाहिए. उनको कुछ स्पेशल चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट. जैसे मान लीजिए कुछ डिवाइस होते हैं जी. जो आप नाक में या मुंह में डाल सकते हैं, या उस तरीके के कि अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेटअप पे भी हैं तो भी आप काम कर पाएं. मैं एक नॉन मेडिको को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मेडिको को थोड़ी सी एडवांस्ड वाली ट्रेनिंग भी मिलेगी. कौन से इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ दी जा सकती है, जैसा तो ये है. तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेडिकोज एंड एवरीवन. क्या हम कहते हैं कि क्या से 11वीं 12वीं का बच्चे को पता होनी चाहिए? यस, बिल्कुल. व्हाई नॉट सर, दैट्स व्हाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट एड का एक सब्जेक्ट रखा है जो कि स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर कंपलसरी है और इंटर स्कूल्स में भी है, ताकि एक जो बेसिक नॉलेज फर्स्ट एड की है वो उनको मिल पाए. और हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की ऑलरेडी बहुत कमी है, तो शायद जो मतलब वो उनको ऐसा ट्रीट कर पाएँ कि एक चांस हो उनके जीवित रहने का, और हम इमरजेंसी में आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास उनको लेकर आएँ ताकि आप उनकी लाइफ को बचा सकें. तो फर्स्ट एड की बहुत सारे प्रॉब्लम द फर्स्ट एड के साथ है कि एक्चुअल नॉलेज भी है जी, और बहुत मिथ्स भी है जी. ये नहीं ये कर दो. जैसे कि अगर आप अभी किसी से पूछिए कि किसी को दौरा पड़ा और दौरा पड़ के आदमी गिर गया, तो सबसे पहली चीज़ जो आसपास के लोग करते रहे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ. जी. और मेरे लिए ये मरीज के लिए सबसे खराब चीज़ है. लेकिन सर सब लोग तो यही सोचते हैं कि अगर दौरा पड़ गया तो उसे जल्दी से पानी पिला दीजिए. कई बार ऐसा होता है कि दांत बिछ जाते हैं, तो मैंने गांव में ऐसा देखा है यही होता कि वो चम्मच से उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट एड की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, बट ये देखना पड़ेगा कि जब आप लोगों को बताएं, क्योंकि अब क्या है, मान लीजिए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सही फर्स्ट एड सिखा दी जी. अब वो घर पे जाएगा, उसने तो अभी पढ़ के आया जी. उसके घर में जो बड़े हैं वो तो उससे 20-25 साल बड़े हैं, उनको ये बताया नहीं पानी नहीं डालना, उसको एक रैप लगाएंगे, तेरे को क्या पता. तो हमको दोनों चीज़ बतानी पड़ेगी, क्या करना चाहिए और कॉमन चीज़ें क्या हैं जो की जाती हैं जो गलत है, जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी चल रही हैं. जी. तो जैसे ये केस था, अब होता क्या है कि जब ये मरीज़ हमारे पास आता है, नॉर्मली किसी को दौरा आया जी, उस टाइम पे दौरे का इम्पैक्ट जो दिमाग पे पड़ता है वो स्ट्रेस, और दौरा आते ही बंदा गिर जाता है जी. ये दो चीज़ों के चोट उसको होती है. इसके साथ आएगा, दौरा ख़त्म हो गया, 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर दिमाग की सूजन कम हो जाएगी, वो बंदा होश में आ जाएगा, नो बिग डील. जब आप उसके मुंह में पानी डाल देते हो, उसकी सांस तो रुकी नहीं है जी, लेकिन अब उसका ब्रेन का कंट्रोल, दौरा होता क्या, दौरा ये होता है कि ब्रेन में कंट्रोल खत्म हो गया एंड ब्रेन में ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है हर जगह, ऑल मसल्स आर मूविंग एट द सेम टाइम, ब्रेन डज नॉट हैव
एनी कंट्रोल कि उसके सांस का रास्ता और खाने का रास्ता अलग अलग है। जी। आप जैसे ही उसको पानी दोगे, वो पानी उसके खाने के रास्ते में ना जाके उसके सांस में रास्ते में चला जाएगा। अब ये जब पेशेंट हमारे पास आता है तो एक कॉम्प्लिकेशन उसमें और हो गया। जो गिरने की चोट थी और दिमाग की सूजन थी वो तो थी, जी। अब तीसरा कॉम्प्लिकेशन ये हो गया जो कि और ख़राब है, जो बाकी दोनों तो अपने से सही हो रहे थे, कि उसके सांस के रास्ते में अब पानी आ गया है, विच इज़ जिसके बाद उसको निमोनिया होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली वो सांस ले भी रहा था, अब पानी की वजह से वो सांस नहीं ले पाया जिस टाइम पे वो जिस उसको दौरा आया था, और अब वो हमारे पास इस कंडीशन से आया कि उसके ब्रेन में हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी की वजह से परमानेंट डैमेज हो गया। तो जैसे एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट एड में तो कितनी सारी चीज़ें, बहुत सारी। जी। उसमें दौरा पड़ना क्योंकि कॉमन है, लोग मुंह में पानी डाल देते हैं, शहद डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, वेरी बैड फॉर द पेशेंट। मतलब जैसे कि आपने भी बताया, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि मतलब हम जनरली लोग यही करते हैं कि पानी पिला दिया उनको और उनको लगता है कि ये जो है सही हो गया। तो सर जब ठीक है वो दौरा पड़ने के बाद 1 से 1.5 घंटे में उसको जो है आराम लग गया और वो मतलब सांस लेने लगा, उस सिचुएशन में गांव के लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और फिर हो सकता है कि बाद में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, और कुछ लोगों को ये भी हो जाता है कि नहीं भाई इसको तो कुछ ऊपरी हो गया है, इसको जड़वा दीजिए, लाइक तो समथिंग। मैं मेरा ये कहना है ना, मैं झड़वाने के भी अगेंस्ट नहीं हूँ जी। मेरा तो कहना है, मेरी जानकारी एलोपैथी की है, जी। मैं एलोपैथी के बारे में बता सकता हूँ। मेरा काम है मेरा मरीज सही होना चाहिए जी। वो मैं कहता हूँ झड़वाने से ही सही हो रहा, हालांकि झड़वाने के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन क्या पता किसी के लिए काम करता हो, क्या पता है वो उसी के डर से कि मेरे को अगली बार भी झड़ने के लिए ले जाएंगे, और तो जितने लोग फेक करते हैं ना करें, या एक्चुअल इफेक्ट हो। तो मैं ये नहीं कह रहा आप जो दूसरी चीज़ करते हैं वो मत करिए, बट एटलीस्ट आप एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लीजिए, बिकॉज आप इसका इम्पैक्ट समझिए। ज़रूरी तो नहीं है ना घर पे ही आएगा जी, कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आप माओ के बारे में सोचिए, घर पे अकेले हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड इज़ वर्किंग, वो घर पे काम कर रही हैं, रोटी सेक रही हैं, गैस इज़ ऑन, और उनको दौरा आ गया जी। नाउ व्हाट, टब में लेटे हुए हैं, नहा रहे हैं, नदी में गए, दौरा आ गया, डूब जाएगा वहीं पे। उसी तरीके से अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या रोड पे स्कूटर चला रहे हैं, दौरा आ गया, आप उसका इम्पैक्ट ऑफ इंजरी समझिए। तो दौरा कभी भी आ सकता है। तो मेडिकल एडवाइस से क्या होता है, एक तो सबसे पहले एक एमआरआई कराई जाती है, ईईजी कराई जाती है, जिससे देखा जाए अगर कोई ऐसी वजह है जिसका परमानेंट इलाज कराया जा सके तो पहले तो उसको कर दिया जाए। जी। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा मरीज जो है हमेशा के लिए दवाई खाता रहे, जी। लेकिन जहाँ ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे होता भी करना भी पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हटाया जा सके उसको हटा दें ताकि इसको परमानेंट क्योर मिल जाए। दूसरी चीज़ होती है उसको ऐसी दवाई दे दो कि उसको दौरा ना आए, जी। एंड उन दवाइयों पे दौरा नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दवा खा रहा है और उसके बाद भी दौरा आया, इसका मतलब कि उसको अपनी डोजिंग अप करनी पड़ेगी, लेकिन खुद नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है और फिर उससे करवानी है जी। वो अपने आप ही कर देंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो लोग दवा खाते हैं उनको दौरा तब आता है जब वो दवा मिस कर देते हैं। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप मिस नहीं कर सकते, जैसे बीपी की दवाई है, मान लीजिए आप सुबह भूल गए, आपने शाम को खा लिया, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दौरे में ऐसा हो सकता है कि आपने अगर टाइम फिक्स नहीं किया, थायराइड की गोली है, भूल गए, ठीक है, आपने अगले दिन खा ली, कोई इशू नहीं है। दौरे की दवा मिस नहीं होनी चाहिए। सर एक मिथ ये भी है कि ये कहा जाता है कि अगर किसी को दौरे पड़ते हैं या किसी को दिमागी रूप से कोई बीमारी है तो उनकी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत लंबा कोर्स उनका चलता है। इट इज़ ट्रू? इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है ना जो आपके हाथ में नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बिरयानी बनानी है, आपको पता है कि वो बिरयानी बनाने में मेरे को 4 घंटे लगेंगे जी, मुझे तो अभी भूख लग रही है, इट इज़ अनकम्फर्टेबल, लेकिन क्या आप उसको 4 घंटे से पहले कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। इसी तरीके से देयर आर सम थिंग्स जो कि किसी के हाथ में नहीं है। जब किसी को दौरा हुआ, मैंने जो बताया था, अगर उसका रीज़न पता चल गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, वेरी गुड, वी रिमूव द कॉज और उसकी इलाज जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई हमें ऐसा वजह नहीं पता चलती जिसको निकाला जा सके। जी। हम जब भी मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारा मैटर ऐसा चलता है, करो ना करो, एथिकल इश्यूज जिसको कहते हैं। जी। ऐसे में डिसीजन एक डॉक्टर का क्या होता है, मरीज को फ़ायदा और उसको नहीं देने का नुकसान, इसमें क्या बैलेंस है। अगर गलत जगह दौरा आ गया तो इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि उसको दवा एक सर्टेन पीरियड तक देनी होती है। ये प्रोटोकॉल है। जी। ये प्रोटोकॉल क्या मैंने बनाया या कॉर्पोरेट डॉक्टर के लोगों ने बनाया या किसी ने बनाया? नो, दिस हैज़ बीन, ये जितने प्रोटोकॉल होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जो हज़ारों लाखों लोगों का पूरे समय, कितने समय से अध्ययन करती हैं और कहती हैं कि सबसे अच्छा तरीका ट्रीट करने का ये है। वो गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। सपोज़ वो गाइडलाइन है कि 2 साल तक आपको ट्रीटमेंट करना है, तो जी। 2 साल तक खानी पड़ेगी। जी। 2 साल के बाद आपको रिकॉर्ड निकालना है कि इसको दौरा आए, नहीं आए, क्या इसकी डोज़ हम सेम रखें, कम कर दें, कम कर। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका जो प्राइमरी सवाल कि लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई कहे कि नहीं, मैं अभी, कई लोग होते हैं भाई मरीज़ मेरे पास आ ही नहीं रहा, जी। तो मैं क्या करूँगा, उसको ऐसी चीज़ बोलूँगा जो मुझे भी पता गलत है, हम्म। लेकिन वो हो जाएगा। अरे तुम्हें अभी ट्रीटमेंट देता हूँ, 2 महीने में सही हो जाओगे। 2 महीने तक उसने दवा खा ली, मैंने कहा 2 महीने और खा लो। हाँ। करते करते मैं भी वही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। बिल्कुल। सो पीपल में से ऐसी चीज़ें कि उनके पास पेशेंट आए, बस सच्चाई ये है कि इस बीमारी का इलाज लंबा चलता है, लंबा और क्योंकि वो ज़रूरी भी है। ज़रूरी है। बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशियो, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान उसके, और इसकी दवाई भी बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती आती है। सर, जैसे आपने इससे पहले बीपी के बारे में बात करी थी, तो कुछ लोगों को बीपी हाई एंड बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, तो बीपी हाई में क्या प्रॉब्लम जो है इमरजेंसी? बीपी लो की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लेडीज़ को होती है, जी। जो वो हमको खुद बताती हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरे को देखो। तो सबसे पहले घबराहट होने लगती है। घबराहट हो रही है। तो हम केवल एक्चुअल बीपी की बात करेंगे। जी। मेरे पास बीपी की एक लेवल तक से, बीपी हाई होने से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। बॉडी एक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट नहीं है या बिल्डिंग टाइप की प्रोडक्ट नहीं है कि जहाँ पे कुछ कर दिया एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। जी। बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बीपी हाई हो गया तो दे विल बी टाइटर कि उसको मैं झेलूं। तो जब किसी का बीपी हाई होता है तो उसके बॉडी में अलग अलग तरीके के छोटे छोटे डैमेज होने लगते हैं। ये एक सर्टेन बीपी के लेवल पे होते हैं। वो आने में करीब 10 साल 15 साल लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो जी। बीपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना बीपी नपवाओ। अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको 3-4 बार नपवाइए एक हफ्ते। एक बार बढ़ा हुआ आने का मतलब ये नहीं कि बीपी बढ़ा हुआ है, बड़ा हुआ है। 3-4 बार नपवाइए। मेरे पास मरीज़ कब आता है, जब उसकी अक्यूट इमरजेंसीज़ होती है, मतलब बिल्कुल इमरजेंसी वाला केस, बीपी 180 के ऊपर जा रहा है, वो इमरजेंसी। अगर एक बार भी 180 के ऊपर जा रहा है ना, आपको ट्रीटमेंट चाहिए होगा। इतनी जब आता है तो सबसे हल्की चीज़ क्या हो सकती है कि उसको हेडेक हो सकता है। ज़्यादातर केस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में उसको सिर में दर्द हो सकता है। आएगा वो, लोग कहते हैं मुझे पता चल रहा है मेरा बीपी हाई है। नहीं, ऐसा शरीर में कोई तरीका नहीं है जो शरीर खुद बता पाए कि मेरा बीपी हाई है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि लोग खुद बता देते हैं मैंने बीपी की दवा नहीं खाई क्योंकि मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। कैसे पता चला? अंदर से पता चल रहा मुझे। तो ये नहीं है, अंदर से नहीं पता चल सकता। बीपी लो में ज़रूर आपको चक्कर आएंगे, लेकिन हाई का आपको नहीं पता चलेगा। अब इमरजेंसी में क्या होता है, जब बीपी बढ़ गया, ये हर किसी के समझ में आता है कि बीपी बढ़ गया, नस झेल नहीं पाई, नस फट गई जी। और ये जब दिमाग में होता है तो बड़ी ख़राब चीज़ होती है। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो अपने मानसिक संतुलन में नहीं होते, लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो बीपी आपको चेक कराना पड़ेगा। बीपी आज की तारीख में कुछ सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से है। बाकी बीमारियों के इलाज हुआ, ख़त्म हो गया जी। बीपी का इलाज चलता रहता है। बीपी की बीमारी की जब हम बात करेंगे तो एक और डोमेन और डिस्कशन शुरू हो जाएगा, इसका फाइनल इलाज है क्या। जी। पहले डिस्कस कर लेते हैं बीपी लो वाली चीज़। बीपी लो आम तौर पे तब होता है जब आप सही से पानी वानी नहीं पीते
या आपको दस्त हो रहे हैं, आपको लग रहा है पानी ना पियो, उल्टी हो गई, तब बीपी लो होता है। आमतौर पे लोगों का बीपी लो नहीं होता, लेकिन अगर किसी का बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बुखार हो रहा है, तब लो हो गया, तो उसको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। जी। क्योंकि बीपी लो को ट्रीटमेंट तुरंत देना है, बीपी हाई वाला धीमे 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 भी ट्रीटमेंट चल सकता है। ये तो हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। मींस आपका कहना ये है कि बीपी हाई से ज़्यादा प्रॉब्लम बीपी लो वाले की है। बीपी लो को पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, अगर किसी का मान लीजिए बीपी ज़्यादा लो हो गया तो उसको चक्कर आएगा, उसको तुरंत बिल्कुल, पता चल जाएगा। बिल्कुल। जैसे शुगर की बात करते हैं, अगर किसी की शुगर हाई है, 300 है, 350 है, 400 है, उसको नहीं पता चलने वाला। लेकिन अगर उसकी शुगर जो है वो से 70 से नीचे जाती है, जो नॉर्मल लेवल हो गया, 70 से नीचे हो गई, 60 हो गई, 50 हो गई, उसको पता चल जाएगा। तो ऑल्दो कम होने पे उसकी जान जल्दी जा सकती है, लेकिन जी। उसको पता ज़रूर चलेगा। ज़्यादा होने पे कॉम्प्लिकेशंस धीमे धीमे होंगे, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। सर, बीपी हाई जब लो जो है उसका तो हमें पता चल गया कि चक्कर आ गए। हाई जब बीपी होता है, जैसे आपने भी बताया कि नस फट जाती है, कुछ लोगों को बीपी हाई की वजह से पैरालिसिस भी हो जाता वही, है। जब नस फटती है तो वो दिमाग में फट रही है, जी। तो दिमाग में क्रिस क्रॉस होता है। इधर का दिमाग शरीर के दूसरे हिस्सों को मैनेज करता है, तो जिस हिस्से में दिमाग में खून का थपका आ गया या नस फट गई, वहाँ पे ब्लड जमा हो गया, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जी। तो दूसरा साइड का जो हिस्सा है वो काम नहीं करेगा। जी। इसी को पैरालिसिस कहते हैं। इसी के पैरालिसिस का मतलब शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है या पूरा हिस्सा है, जो भी तरीके का पैरालिसिस है। उसका कॉज क्या है? कॉज भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक वजह जो है वो ये है कि दिमाग में नस फट जाना। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए, बीपी की बीमारी नहीं पता चलती, इसको बिल्कुल साइलेंट किलर माना जाता है। जी। हमारी बॉडी में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो बढ़े हुए बीपी को पता कर सके। बढ़े हुए बीपी को पता करने का एक ही तरीका, आपको मशीन से रीड कराना पड़ेगा। जी। मैं जो कह रहा था कि दूसरा डोमेन है बढ़े हुए बीपी के लिए, देयर इज़ नो डाउट कि एलोपैथी में बीपी का ट्रीटमेंट इज कि दवा दो, उसका बीपी कुछ कम हो जाए। जब तक आप दवा खाओगे तब तक वो बीपी कम रहेगा। आप दवा नहीं खाएंगे वो बीपी बढ़ जाएगा। अगेन, क्या इसमें कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है? एब्सोल्युटली नो। भाई यही चीज़ अवेलेबल है, कोई कहे कि नहीं हम तो नहीं खाते, मत खाओ, यू विल डाई इन 5 years 10 years, यस। कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। तो अगेन, फ़ायदा वर्सेस नुकसान। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ एंड मुझे लगता है कि डॉक्टर्स शुड नो दे आर एलोपैथी डॉक्टर्स। हमारा डोमेन एलोपैथी है। जी। क्या आयुष डॉक्टर्स, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, ये सब, क्या ये सब एक परमानेंट क्योर दे सकते हैं? मेरा कहना है आई डू नॉट नो। बट अगर मुझे ये नहीं पता कि वो दे सकते हैं, मुझे ये भी तो नहीं पता ना कि वो नहीं दे सकते। बिल्कुल। व्हाट इज़ द हार्म? गलती क्या होती है कि जब वो नॉर्मल दवाइयाँ छोड़ देंगे और केवल उधर का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे कि आयुष का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट है, जी। बुद्धिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ मध्यम मार्ग। यू विल सी कि जिंदगी में आपकी जितनी चीज़ें आती हैं वो जीवन में घूम फिर के आपको मध्यम मार्ग ही लेना है। यहाँ पे भी मध्यम मार्ग, मिडिल अप्रोच, या हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें तो मतलब है ना हमारा मरीज सही हो, वो एलोपैथी से सही हो, आयुर्वेद से सही हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, सही होना चाहिए। दूसरा, मैं कहता हूँ 100% ना सही हो, कम से कम अगर मेरा मरीज 2 गोली खा रहा है, या मान लीजिए 40 mg खा रहा है, 20 mg हो जाए, या 2 गोली खा रहा है, 1 गोली हो जाए, पूरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ रिस्पॉन्स आए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं। एलोपैथी वाला डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि वो हमारा साइंटिफिकली प्रूवन है जी। साथ में हम जो भी आयुष का ट्रीटमेंट है जिससे वो कंफर्टेबल है, योगा, नेचुरोपैथी वाला, बाकी जो हो गए, वो थोड़ा थोड़ा लेते रहो, ज़्यादा लेते रहो। मेरे को बीपी कम होगा तो मैं दवा कम कर दूंगा। मतलब ये है कि अगर आपके साथ ऐसा सच कोई इशू होता है तो आपको एलोपैथी तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो। वही एक मतलब ठीक है, योगा से या आप अपनी डेली रूटीन से उस चीज़ को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ये डराने वाली चीज़ ज़्यादा लग रही है कि अगर जान बचानी है तो एलोपैथी लेनी पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से कहूँगा। मैं कहूँगा जब
देखिए जब मैं डाउट होता हूँ, मैंने आपको पहले बताया एथिकल इश्यूज होते हैं, करो ना करो, जी। और ये बहुत टाइम ऐसा होता है जब एक डॉक्टर जो होता है वो उसको नहीं पता क्या करना है। क्योंकि मैं साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी टीचिंग का बड़ा सिंपल पार्ट है। ऐसे बहुत समय आएगा जब आपको नहीं समझ में आए कि ये दवा दो, ये दवा नहीं दो। जी। वहाँ पे हाउ टू डिसाइड, ये करो, ये करो, ये करो, गूगल चेक करो, चैट जीपीटी चेक कर लो, ये कर लो, नहीं नहीं नहीं। सबसे आसान तरीका है, एक बार को ये सोचो कि ये मरीज जो है ये मेरा घर वाला है। जी। अगर मेरे घर का पेशेंट होता या मेरे घर का होता, मेरे भाई माँ या पिताजी होते, तो मैं क्या करता? जी। जो आंसर आपको तब मिलेगा, दैट इज द थिंग दैट यू शुड डू फॉर दैट पेशेंट। बड़ा सिंपल से अप्रोच है और ये हर बार काम करती है। इस केस में भी जहाँ पे हम किसी एक पेशेंट की बात कर रहे हैं जिसको बीपी है, अगर मेरे घर का पेशेंट होगा तो मैं क्या देखना चाहूँगा? मैं क्या ये देखूंगा कि किसका सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रचार है? नो। मुझे तो अपना मरीज सही चाहिए ना। मुझे कोई ये थोड़ी ना करना है कि मैंने आई एम वन ऑफ द फॉलोअर्स। मैं ये देखना चाहूँगा कि साइंटिफिक लिटरेचर क्या कहता है। जो चीज़ प्रूवन है, एंड बिलीव मी आयुष इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो भी अब साइंटिफिक लिटरेचर और ये सब चीज़ कर रहे हैं। हमने कई सारे उनके इंस्टीट्यूट्स देखे, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और हम उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। बट मेरा ये कहना है जो इस्टेब्लिश चीज़ है आप उससे डेविएट तभी करिए 100% जब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो। आयुष का डॉक्टर आयुष की रिसर्च कर रहा है, कितनी चांस है कि वो सही आएगा? वो आयुष के फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा। सिमिलरली एलोपैथी का डॉक्टर एलोपैथी की काम करा, चांस है कि एलोपैथी के फेवर में आएगा। बी मिडवे, एलोपैथी कंटिन्यू करिए टिल स्ट्रॉन्ग लिटरेचर आए कि नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है, और साथ में वो करते रहिए। ये मेरा अप्रोच होता अगर मैं अपने घर में किसी का ट्रीटमेंट कर रहा होता। सर जो आपने भगवान बुद्ध की जो बात बताई कि मध्यम मार्ग तो हमें अपनाना पड़ेगा, सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपकी एक जो क्लियर सोच है, जो एक आपकी अप्रोच है, आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं सर। इमरजेंसी में जो भी कोई आता है वो इतना डरा हुआ होता है कि भाई मतलब, और फिर भी आप उसको मतलब आप इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छा एक वीडियो रहने वाला है। देखिए इसका श्रेय मेरे प्रोफेशन को जाता है जी। और मेरा प्रोफेशन जो बेसिक प्रोफेशन है वो सर्जरी का है। सर्जरी में पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कि आपको क्विक डिसीजन लेने हैं। जी। इमरजेंसी मैं नहीं कह रहा वो 100% सही होंगे जी, होते ही है। मैं हर किसी के लिए वो नहीं कह रहा, उसको रिव्यू भी किया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मान लीजिए पेशेंट के पेट से खून निकल रहा है, आपने उसका पेट खोल रखा है, आपके सामने पेशेंट ओटी टेबल पे है, अब मैं वहाँ पे वार्ता करने लगूँ, क्या करूँ मैं? क्या आई हैव टू टेक अ डिसीजन। यस। तो इट बिकम्स योर प्रैक्टिस कि मुझे एक डिसीजन लेना है। और डिसीजन आप कब ले सकते हैं? जब आपके दिमाग में चीज़ें गाइडलाइंस की तरह चल रही हो, ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो जी। अगर आपने उस नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखना शुरू किया तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो मैं जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी सुनता हूँ उसका पॉइंट्स मेरे दिमाग में चलते हैं, भाई इससे ये पता चला और इस चीज़ की नॉलेज मैं बाकी फील्ड्स में कैसे लगा सकता हूँ जी। इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ अ वंडरफुल अप्रोच। क्यों? बहुत चीज़ें जो एक तरीके से सोच में आपके दिमाग में नहीं आती वो इंटीग्रेशन में आ जाती हैं। आप जब फंसे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे कर लो ना। हाँ। तो क्योंकि अनटिल अनलेस तो हमें पेशेंट की जान बचानी है। अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास आए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हमारी यही है कि हम उसको ट्रीट करें और उसको वापस से हंसता मुस्कुराता हुआ देखें। तो मेरी सर्जन होने की वजह से जी थोड़ी सी इस तरीके की अप्रोच है जो कि इमरजेंसी में काम की है। कोई एक अप्रोच 100% कहीं काम नहीं करती। इमरजेंसी में काम किया, हो सकता है किसी और फील्ड में उतनी अच्छी अप्रोच ना हो। ये इमरजेंसी में इट इज़ गुड। सर यू आर अ इमरजेंसी एक्सपर्ट, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि बीपी हाई में कुछ लोगों को पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को पैरालाइज हो जाता है तो अगेन गांव में एक मिथ है, मतलब जनरली एक मिथ है कि नाक में घी डाल दीजिए या उसको पानी नहीं पीना है, उसको डॉक्टर के पास पहले लेके जाना है। तो क्या इस तरह का कुछ है? घी ज़्यादा है नाक में डाल दिया तो मतलब मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा। मेरी जानकारी में नाक में घी डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जी। डॉक्टर के पास तो डेफिनेटली ले जाना है। एंड
अगर थोड़े समय पानी रोक लें, डेफिनेटली बेटर। जो पैरालिसिस है उसमें डेफिशिएंसी कहाँ पे है? डेफिशिएंसी उसको पहचानने में। कई बार ये जो पैरालिसिस होता है, दो तरीके के सिचुएशन मानिए। एक तो हो गया कि मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मुझे पैरालिसिस हो गया, अचानक से मैं बेहोश हो गया, मेरा आधा हिस्सा ऐसे हो गया, अजीब सा काम नहीं कर रहा। सिंपल टू अंडरस्टैंड जी। आपको डॉक्टर के पास ही ले जाना है। दूसरा हो गया, मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है, या अभी भी हो रहा है लेकिन 1 घंटे में आ रहा है, बट कोई पहचान नहीं पा रहा, सबको लग रहा है अजीब अजीब बात करते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से टेस्ट होते हैं जो समझने चाहिए कि चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसकी हो सकता है एक तरफ से आंख से आंसू गिरे, या वो एक हाथ को कम मूव करे, थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी होने लगे, वो गुब्बारा फुलाए तो एक तरफ ना फुला पाए। ये सब चीज़ें अगर लोगों को समझ में आ जाएं तो वो हमारे पास समय से आ जाएं। क्यों? लेकिन नस जब फटती है, ये एक तरीके का स्ट्रोक है, ये कम होता है। नस ब्लॉक होने से स्ट्रोक ज़्यादा होता है। मतलब दिमाग को खून चाहिए, आपने चाहे वो खून ब्लॉक कर दिया, चाहे जिस तंत्रिका से वो आ रहा था उसको तोड़ दिया, तो तंत्रिका वो जिस आर्टरी से आ रहा था, जिस नस से आ रहा था, उसको आपने खोल दिया, फाड़ दिया, दोनों ही तरीके में दिमाग के उस हिस्से में ब्लड नहीं जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। और उसका इफेक्ट आपको कैसे दिखाई देगा? पैरालिसिस की तरह, या आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा। जो स्ट्रोक मैंने ये बताया उस वजह से है कि दिमाग में खून नहीं गया। उसमें क्या करना होता है, अगर वो मरीज़ मेरे पास 24 घंटे के अंदर आ गया जी, मैं एक डिवाइस से उस ब्लॉकेज को खोल सकता हूँ और पेशेंट की 100% रिकवरी संभव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, और उल्टा, अगर वो मेरे पास 4.5 घंटे के अंदर अंदर आ गया तो मैं दवा दे के, केवल दवा से, वो तार भी नहीं डालना पड़ेगा, केवल दवा दे के वो उसको खोल सकता हूँ। लेकिन मरीज क्या मेरे पास 4.5 घंटे में आता है? नहीं। क्यों? नहीं आता, क्योंकि मरीज पहले तो सोचते रहेंगे दवा से सही हो जाएगा। अरे इसको ये इसकी तेजाब हो गया, इसको इसकी गोली खिलाओ, उसकी गोली खिलाओ, घर में ले जाना है नहीं ले जाना ये बताओ। फिर क्या हुआ, लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते रहो, फिर अच्छा उस अस्पताल चलो, उस अस्पताल चलो। जो एक्चुअली सेंटर्स हैं जो ऐसे न्यूरो का काम कर रहे हैं, उसके पास मरीज फ्रीक्वेंटली तब आता है जब ये गोल्डन पीरियड निकल गया होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो नॉन मेडिको आदमी है उसको स्ट्रोक पहचानना पड़ेगा कि इसको दिमाग का दौरा पड़ रहा है, एक तरीके से ये उसको जल्दी पहचानना पड़ेगा। दूसरा, अस्पताल ले आओ, टाइम से लाओ। अगर आपने 4.5 घंटे के पहले सही अस्पताल ले गए तो रिकवरी ऑलमोस्ट 100% है, इफ़ नॉट 100%। ऑलमोस्ट इसलिए बोलना पड़ता है बिकॉज डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। नहीं, बिकॉज डॉक्टर भगवान नहीं है, समझना पड़ेगा ना भाई। व्हाट गॉड वांट्स टू डू, आप उसको हटा कैसे सकते हो? इट इज़ नॉट 2 + 2 = 4। मैं कहता हूँ 1000 पेशेंट्स में से 999 पेशेंट्स में 100% क्योर हो जाएगा, 1% में क्या पता जी व्हाट फैक्टर्स आर देयर इन द बॉडी। तो ये दो चीज़ें, अगर पेशेंट अस्पताल में आ गया तो आप चाहे उसको थ्रोम्बेक्टमी नाम की चीज़ करते हैं, चाहे वो आप दवा से करिए, चाहे अब 24 घंटे का पीरियड हो गया आप उसको डिवाइस से करिए। डिवाइस वाली चीज़ें बहुत कम सेटअप्स पे होती हैं, ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो होगी, लेकिन ये है। बट पेशेंट हैज़ टू कम। मेरे पास फ्रीक्वेंटली जो पेशेंट आता है वो 2.5 दिन 3 दिन के बाद आता है, जब वो उधर लेट लिया, उधर लेट लिया, उधर लेट लिया। अब मैं व्हाट वुड आई डू? जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी उस टाइम की वो तो उसको नहीं मिल पाई ना। तो आई वुड एक्ट लाइक एनी अदर नर्सिंग होम कि भाई वहाँ पे आप ये कर रहे थे, आप मैं यहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, बट ये हो सकता है कि ज़्यादा ध्यान से दे पाऊँगा ना, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और ये सब ज़्यादा है। लेकिन मेरे पास अगर आना है तो थोड़ा सा जल्दी आए, देन यू विल सी व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल। ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट यूपी के किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की सर्विसेज मिलती हों। अगेन मैं उस चीज़ पे नहीं टिप्पणी करूँगा जिसकी पूरी जानकारी मेरे को नहीं है। एक हमारे कंसेप्ट होता है कुएं के मेढक का। हम सब लोग कुएं के मेढक की तरह होते हैं जब तक हम बाहर जाके नहीं देखते। जी। मैं कहता हूँ ऐसा भी तो संभव है ना कि कोई और दूसरा अस्पताल वाला हो जो इतना अच्छा काम कर रहा हो, उसको हमारे बारे में ना पता हो, उसको भी लगेगा मेरठ में नहीं होती, हमको भी ये लगेगा मेरठ में नहीं होती, दोनों लोग ये सोच रहे मेरठ में नहीं होती। मेरा ये कहना है कि बी प्रैक्टिकल, जो चीज़ आपके सामने है उसके ऊपर बात कर, जो हमारे सामने नहीं उसको अज्यूम हम नहीं करते। यही दिस इज साइंटिफिक मेथड ना।
तो हमारा ये कहना है वी आर डूइंग बहुत सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया काम, और बहुत से सेटअप्स और हैं जो मेरी जानकारी में जो इसमें काम कर रहे हैं। जी। हाँ, फ़र्क ये ज़रूर है कि इतनी सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ कम है, कम है, बिल्कुल। बिकॉज हॉस्पिटल इस लेवल पे होते नहीं। जनरली हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो 4 या 5 स्पेशलिटीज़ के होते हैं या एक स्पेशलिटी का, तो उसमें वो एक्सेल करते हैं। तो ये हमारे सुभारती में एक अच्छी चीज़ है कि हम बहुत सारी स्पेशलिटीज़, बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होंगी जो हम नहीं करते होंगे, बहुत कम। रेयर ऑफ द रेयर। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी, क्योंकि हम इमरजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, आप एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और आपका जो एक्सपर्टाइज़ है वो बहुत वास्ट है, आप एक सर्जन के तौर पर काम करते हैं। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, हमारा जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आजकल लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। दिल में पत्थर नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल ज़्यादा होने लगी है। और स्टोन्स बॉडी में अलग अलग तरीके के होते हैं जी। जिस पार्ट में बन रहा है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अलग है। 2 सबसे कॉमन स्टोन्स जो हैं वो एक पित्त की थैली में पत्थर है, गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक किडनी के साइड पे पत्थर है जी। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास तो जब मरीज़ आता है, मेरे को देखिए बड़ी फ्रैंक बताऊं, मुझे मरीज़ों से भी थोड़ा सा मजाक करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं मरीज़ों का इलाज करता हूँ मैं बिल्कुल एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। मैंने अगर गॉल ब्लैडर का पेशेंट का ऑपरेशन किया, अगर मैं वो पेशेंट हंस रहा है उसको मुझे दर्द की दवा नहीं देनी पड़ती, उसका इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। तो पेशेंट शुड बी हैप्पी। अब वो अस्पताल आता है, वो वैसे ही डरा हुआ होता है, डॉक्टर भी आके उससे बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे मैं ही हिटलर हूँ, तुम तो मेरे कैदी हो। तो डॉक्टर शुड भी थोड़ा बहुत, तो मैं तो पूछता हूँ उनसे किसने डाला अंदर, वो कहता है मेरे थैली में पत्थर हो गया। मैं कहता हूँ डाला किसने? तो इट ब्रेक्स द बीच का जो कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन सही है तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और पित्त की थैली के पत्थर का ट्रीटमेंट इस सर्जरी, मोटा मोटा मतलब दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट किताबों में लिखा है, जो कि आज से 50 साल पुरानी थी जी। जब ऑपरेशन करना बड़ा खतरनाक था। आज की तारीख में पित्त की थैली का ऑपरेशन इज़ अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। निशान भी बहुत कम आते हैं, दूरबीन से या रोबोट से हो जाता है, एंड दवाई का कोई ऑप्शन नहीं है भी तो मतलब आपका मन खुश करने के लिए। हाँ, कुछ सिचुएशंस होती है जब हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, उस बीच के लिए आपको कुछ समय के लिए दवा दी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी पित्त की थैली में पत्थर आ रहा है तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा जी। किडनी के एरिया में अगर पत्थर आता है तो दिस इज नॉट द केस। वहाँ पे पत्थर निकालना होता है, जो कि ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन से निकलेगा। अगर छोटा पत्थर है तो उसको तोड़ा जा सकता है या दवाई दी जा सकती है कि निकल जाए। अगर बड़ा पत्थर है तो उसको निकालना पड़ेगा। किडनी के स्टोन्स का प्रिवेंशन या ऐसी चीज़ करना कि ना हो, बड़ा सिंपल है, रोज़ पानी पीना है जी। बहुत से लोग काम की वजह से, आदत की वजह से पानी नहीं पीते। पानी कितना पिए कि भाई कोई कहे कि मैं तो 1 लीटर पीता हूँ, उसको ये देखना है कि उसके जब वो यूरिन करता है, जब वो पेशाब करता है, तो उसका पेशाब किस कलर का आ रहा है। पीलापन, अगर वो पानी कम पी रहा है, हो सकता है मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ लेकिन मैं बाहर काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को येलो यूरिन हो रहा है, इसका मतलब कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, मेरे शरीर में पानी की कमी है, तो मुझे पानी बढ़ा लेना चाहिए। तो ये हर किसी को देखना पड़ेगा कि वो पानी कितना पीता है। अगर वो पानी सही से पिएगा तो उसको किडनी स्टोन्स, माने उसके सिस्टम में स्टोन्स नहीं हो सकते। हमारे साथ इशू है जब तक हमको दर्द नहीं हो जब तक हम मरीज नहीं है तब तक हम बात नहीं सुनते। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की ये कोई बीमारी ना हो इसलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई सीरियसली नहीं लेता जी। हर किसी को लगता है कि बीमारी उसको हुई, किसी को ये नहीं लगता कि उसमें तुम्हारे में फर्क नहीं है। तो अब गॉल ब्लैडर के लिए प्रिवेंशन संभव है। आपको अपने डाइट में जो हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और को करनी पड़ेगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब उसमें ये है कि आप जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम खाएं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस करने के लिए नमक और तेल काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। चिप्स मत खाइए। अब आप इसे सोचिए कि यू आर अ मदर, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा आप उसको चिप्स कैसे मना कर दोगे? आज की तारीख में नहीं हो सकता। वो भी खाएगा और वो खाएगा तो थोड़ा सा तो हम भी खाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हम मना कर ही नहीं सकते जी। तो इसलिए उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्या उसको रोकने की ज़रूरत है? डेफिनेटली ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है।
सर जैसे गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है तो लोगों को किस सिचुएशन पर जाकर बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आ जाना चाहिए कि अब मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है? देखिए, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए ये डिपेंड करता है कि आप भारत के किस हिस्से में। जी। भारत के कुछ हिस्सों में गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा होता है, और गॉल ब्लैडर कैंसर और स्टोन का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर जिस चीज़ों से होता है उन्हीं चीज़ों से गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से एक्सपोज हो रहा हूँ 10 साल में मेरे को स्टोन हो रहा है, और उसी वजह से मेरे को कैंसर भी हो सकता है। जी। मेरे इलाके में कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मुझे स्टोन हो गया, इसका मतलब मुझे समझ में आना चाहिए ना कि मुझे कैंसर भी हो सकता था। बिल्कुल। तो कुछ एरिया में जहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा है, जिसमें हम यूपी वाले आते हैं, जहाँ पे भी जो इंडो गैंजेटिक बेल्ट कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जो ये गंगा यमुना वाले हमारा जो बैंक है, इसके अलॉन्ग जो एरियाज़ है, इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो इन लोग को अगर पित्त की थैली में पत्थर हो रहा है, इनको डेफिनेटली ऑपरेशन कराना चाहिए। जो जिन जगहों पे गॉल ब्लैडर कैंसर उतना नहीं है, वहाँ पे पित्त की थैली का ऑपरेशन आप आराम से भी करा सकते हो। अगर आपका स्टोन बहुत बड़ा नहीं है, या आपको कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, आपको पैंक्रियाटाइटिस नहीं हो रहा, वहाँ कहीं सूजन नहीं हो रही, अग्नाशय में सूजन नहीं आ रही, तो आप एक बार को उसको रोक भी सकते हो। आप अपना कुछ दवा ले रहे हो, अगर आपको खट्टी डकार आ रही है उसकी दवा ले लीजिए। लेकिन इस एरिया में, जो हमारा एरिया है जी, इसमें तो आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, और उसकी वजह भी मैंने बता दी। बिल्कुल, क्योंकि ये वजह एक ऐसी है जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बारे में नहीं पता होगा कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गई है तो उसको कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन है तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, और इमरजेंसी में आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। इट्स बेटर कि आप पहले ही प्रिवेंशन ले लीजिए। सर यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल भी आता है, जब इमरजेंसी होती है किसी के भी साथ और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यही होती है कि डॉक्टर इमरजेंसी के चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। अगर मैं कहूँ कि वो लूटते हैं तो आप इस सिचुएशन के लिए क्या कहेंगे? किसी भी चीज़ के आपको दोनों एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे। जी। क्या चार्जेस ज़्यादा हैं? देखिए, मैं अपनी पर्सनल थॉट्स बताऊं, इमरजेंसी के चार्जेस कम होने चाहिए जी। बट मैं दूसरी तरफ से सब बताऊं, एक बार मरीज सही हो जाएगा तो वो चार्जेस देगा क्यों? एंड ये इंडियन हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम है। जी। आपने इमरजेंसी में अगर पैसा ले लिया मरीज से, तो वो उस टाइम पे देगा, उसके बाद वो पैसा नहीं देगा। आपके पास 10 तरीके के फ़ोन आने लगेंगे, और ये इतनी ख़राब सिस्टम है कि पूरा पूरा गांव आ जाएगा कि हम पैसा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। उनको कोई इशू नहीं है इलाज से, इलाज बहुत बढ़िया है, सब चीज़ है, पैसा नहीं देंगे। कितना फ़र्क क्या है कॉर्पोरेट अस्पताल में होगा कि लाखों का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मेरे यहाँ पे ये 4,000 रुपये है वो भी नहीं देंगे। जी। बट मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इमरजेंसी में चार्जेस कम होने चाहिए। लेकिन ये एक पहलू है आपके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अस्पताल को चलाना एक महंगा काम है। जी, बिल्कुल। इमरजेंसी सर्विसेज को 24 घंटा में, मैं तो दूसरी चीज़ कहता हूँ, आप मेडिकल की बात मत करिए, अस्पताल की बात मत करिए, आप अपनी दुकान की बात करिए। अगर आपको अपनी कोई सी भी दुकान 24 घंटे चलानी पड़ गई तो आप उसका खर्चा बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। और इमरजेंसी में तो आपको, आप ये नहीं कर सकते कि रात में तो चलो यार पेशेंट आगे लेटा लो, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी का मरीज़ है, अस्पताल को चलाने के खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्या आप अगर मान लीजिए सुभारती अस्पताल आते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिले? यस और नो? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या लेटेस्ट मशीनरी हो? यस। यस। क्या मैन पावर 100% ट्रेंड हो? यस। डॉक्टर बेस्ट पॉसिबल हो? जी। लेकिन पैसे नहीं देने चाहिए। आप इशू समझ रहे हैं ना? जी। सो ये माइंडसेट का इशू है। अगर मैं विश्व के बारे में बताऊं, इंडिया इज़ वन ऑफ में हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट। लेकिन कंसेप्ट ओवर द लास्ट 10 years कुछ ऐसा बने, बिकॉज डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर इजी टारगेट्स। और हमारे मतलब डॉक्टर कोई गलती होती है अगर, क्यों, डॉक्टर भी इंसान है, देयर मे बी मिस्टेक्स। और सर देखिए, कोई भी डॉक्टर जानबूझकर कभी गलती नहीं करता है। हाँ, जनरली तो होती है। कई बार इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि भाई पेशेंट हमारे पास आया और उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर कभी नहीं करता। अगर मरीज का रिस्पॉन्स 100% सही नहीं आता तो
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की नहीं होती, बिल्कुल। बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हमारा जो अभी आपका क्वेश्चन है वो चार्जेस पे है। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हेल्थ केयर थोड़ा सा कम हो सकता है, बट यहाँ पे मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की तारीख में मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की बात करता हूँ जी। उसके दिमाग में ये है कि अगर मेरे को कायदे का इलाज चाहिए तो मुझे कॉर्पोरेट सेटअप जाना है। मेरा क्वेश्चन है, ये विचारधारा कहाँ से आई है? वो ये क्यों नहीं कहता मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है जी। या मुझे इधर नहीं जाना? यू आर वांटिंग टू गो टू द बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट बट यू वांट चीप फूड। ये नहीं हो सकता ना। वहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई देती। जी। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम देखिए, आप महंगा खाना खाएंगे, तला भुना खाना खाएंगे, टेस्टी खाना खाएंगे, वो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है। बिल्कुल। बट यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन पेइंग। आप एक हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, आप बेस्ट लुकिंग हॉस्पिटल, मार्क माय वर्ड्स, में जाना चाहेंगे। वहाँ पे आपको 10 लोग मिले, वो बढ़िया से लिपस्टिक लगा के मिलें और आपसे अच्छी अच्छी बात करें, एंड ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पार्ट भी बढ़िया हो, बट पैसा देने में हिचक है। जी। आप कंट्रास्ट समझ रहे हैं ना? सो आपको दोनों एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे। क्या डॉक्टर्स ओवरचार्ज, माने डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, यू कैन नॉट से ओनली डॉक्टर्स, केवल डॉक्टर नहीं करते, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को अस्पताल भी तो चलाना है। जी। अस्पताल और डॉक्टर क्या ओवरचार्ज करते हैं? कई जगहों पे हाँ। क्या वो 100% गलत है? नहीं, ये विचारधारा ज़्यादा गलत है। बिलीव मी, जिस आसानी से आपको मेडिकल केयर इंडिया में मिलती है, जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे नहीं मिलती। उनका सेटअप्स कोलैप्स कर रहे हैं और वहाँ पे इतना आसान भी नहीं है। इस चीज़ में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है जो आ गई है, जिससे आपको पैसा अपफ्रंट नहीं देना पड़ता। और सबसे अच्छी, मतलब मेरा अगर मैं इस सरकार के लिए कहूँ कि इन्होंने जो सबसे बढ़िया चीज़ करी है, ऑब्वियसली उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इज़ आयुष्मान भारत। जी। क्योंकि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी को ये है कि उसको आयुष्मान में 100% फ्री इलाज मिल जाएगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अस्पताल आना है, सही अस्पताल आना है। क्योंकि लोग आयुष्मान भारत है कार्ड, लेकिन तब भी पैसे से इलाज करा रहे हैं। क्यों भाई? आप आओ ना, आप एक बार मेडिकल कॉलेज आके तो देखो, या आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके तो देखो। हाँ, मैं नहीं कहता कि सब अस्पताल में ट्रीटमेंट क्वालिटी सेम है, बट यू विल हैव टू गो देयर। जाना तो हमें वहां पर पड़ेगा ही, नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब टू मच इज एट रिस्क, इसलिए लोग चांस नहीं लेना चाहते। बट देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। जैसे हम लोग काफ़ी अच्छे रेट्स में काम करते हैं, और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा काम नहीं है। रादर मेरे यहाँ पे इमरजेंसी में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। आप एक इमरजेंसी में किसी भी मरीज़ को इसेंशियल ट्रीटमेंट जो है, बेसिक जांचें जो हैं, वो आप मना नहीं कर सकते पैसे के बेस पे ना। अगर कोई मरीज़ आया है कि बिल्कुल नहीं पैसा दे पा रहा, उसको लाइफ सेविंग ब्लड लगना है, ब्लड नहीं लगा तो अभी मर जाएगा, लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना नुकसान हो जाएगा हम उठाएंगे। या उसकी एक ये बेसिक सेट ऑफ जांचें होंगी, वो पैसा देगा नहीं देगा। तो बेसिक इलाज हमारे यहाँ 100% फ्री है। बट ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी मरीज़ का वहाँ तो फ्री है तो हम सब लोग चलेंगे, कोई पैसा मत दो वहाँ पे। यही हो जाएगा ना धीमे धीमे। उनको पता चलता तो हम तो पैसा नहीं देंगे, उसका भी तो फ्री हुआ। उसको ज़रूरत थी, आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरे यहाँ स्टाफ नर्स काम कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहा है, वो भी तो आप ही लोगों का हिस्सा है। बिल्कुल। मेरे को पैसा नहीं आएगा तो मैं उसको सैलरी कहाँ से दूंगा? तो चार्जेस आर इम्पॉर्टेंट, ओवर चार्जेस डेफिनेटली हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे मैं ओवर चार्ज दूंगा। जिन सेटअप्स का नाम ओवर चार्जिंग में है, वहाँ पे आप मत जाओ ना। बिल्कुल। आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं जाऊंगा भी तुम्हारे पास और तुम चार्ज भी कम करोगे? ये कंसेप्ट गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल। आप ओवर चार्जर क्विट। आपको जैसे आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि बॉलीवुड को हम क्विट करें और ये करें। आपको नहीं देखना, मत देखो। बिल्कुल। आपको उस अस्पताल में नहीं जाना, मत जाओ। लेकिन मैं जाऊंगा भी उधर और वो मेरे लिए रेट भी कम करेंगे, ये अप्रोच बिल्कुल एब्सोल्युटली रबिश है।
क्योंकि जब हम मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं, तो हर कोई यही चाहता है कि उसको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। अब जब बेस्ट ट्रीटमेंट आपको चाहिए, तो जैसे कि आपने भी बताया कि हमें बेस्ट मशीनरी चाहिए, बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से जो है, जो इकोनॉमी है वो पेशेंट से ही हमारे पास आएगी। बट येस, इट इज़ ट्रू कि हम ओवरचार्ज नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते। बिल्कुल। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे, हमारे यहाँ तो एक ग्रेटिस सेटअप है, ग्रेटिस वार्ड का सिस्टम है, जिसमें नीडी पेशेंट्स जो होते हैं, आपको मिलके मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई आप देखते हैं रोड पे लोग हैं, दे हैव नोवेयर टू गो, उनको हमारे यहाँ भेजिए, वील प्रोवाइड देम केयर। हम उनको बिना किसी पैसे के, बिना किसी और चीज़ के, हम उनको अपने यहाँ पे 100% केयर देंगे। बच्चे होते हैं, घूमते रहते हैं, अब उनके पास माता पिता नहीं, उनको खुद नहीं पता, बेचारा, आप सोचिए वो बच्चा कहाँ जाएगा, उसको आप सब, जो आपको समझ नहीं आए आप हमारे पास भेज दीजिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। सर, मैंने ये भी सुना है सुभारती हॉस्पिटल के बारे में, जो बहुत अच्छी चीज़ भी मुझे लगी जब भी मैंने, जिन भी किसी से मैंने सुना, कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, इमरजेंसी की सिचुएशन बट उसके साथ है, तो हमारा जो हॉस्पिटल है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमल चार्जेस पर उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा सिंपल कंसेप्ट है जी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है जी। जहाँ पे मरीज के साथ वाले सही से बात कर रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि प्लीज हमारे मरीज के लिए आप कुछ कर दीजिए, 100% उसका इलाज हो जाता है। इसी में कंट्रास्ट में आप ये समझिए, जहाँ पे आदमी है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी बीवी के लिए खून नहीं दे सकता, या 3 लोग आ गए जो लड़ाई करने लगे, ऐसे व्यक्ति का हम क्यों इलाज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप किसी के लिए एडिशनल अपने ऊपर ब्रंट, भाई किसी कोई तो वो ब्रंट उठाएगा ना। इंस्टीट्यूट वो ब्रंट उठा रहा है, कोई चीज़ फ्री में तो आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती। इंस्टीट्यूट वो ब्रंट उठाए, उसके बाद अगला आदमी आपके स्टाफ से बदतमीजी भी करे, ये तो हम नहीं करते। लेकिन जो लोग आते हैं एक दया भावना के हिसाब से कि हमें यहाँ पे मदद मिल जाएगी, उनका 100% काम हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ बिल्कुल रूल है कि ट्रीटमेंट सोली इस बेस पे नहीं मना होना चाहिए कि ये मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब ये है कि हमारा एक मिशन है कि स्वस्थ भारत होना चाहिए। बिल्कुल। और स्वस्थ भारत में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी आर नॉट मेकिंग इट हेल्दी, जी, वी आर ट्रीटिंग डिजीजेस। हेल्थ और बीमारी का इलाज करना और हेल्दी रहना 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बीमारी का इलाज करना तब भी थोड़ा सिंपल है, हेल्दी रहना मुश्किल है जी। बिकॉज आज की लाइफस्टाइल में तो बहुत मुश्किल है। एंड मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते। जी। आप क्यों नहीं बदल सकते? भाई मैं कहता हूँ आपको डेली बेसिस पे एक काम ऐसा करना। अगर मैं आपको ये कहूँ हर दिन 5 मिनट ऐसा करो, और फिर आपको एक अचानक से ऐसा होगा कि आपका हेल्थ सही हो जाएगा, आप वो करने को तैयार हैं। अपना हेल्थ जो था उसको गड़बड़ किया क्यों आपने? आपको गड़बड़ चीज़ लेने की ज़रूरत क्या है? और इसी में आपको ये लोगों को रहता है एलोपैथी, आयुर्वेदिक, क्या करो क्या करो। एक स्पेक्ट्रम है। अगर आप बीमारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एलोपैथी इज़ डेफिनेटली बेटर देन आयुष जी। लेकिन अगर आप हेल्दी की तरफ हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को बीमारी ना हो, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आयुर्वेदिक यही तो कहता है जी। आयुर्वेद कहता है कि हेल्दी लिविंग करो, तो योगा करो, ये सारी चीज़ें करो। अगेन तो हमने क्या किया, हमने कहा कि वी वांट कि हमारे मरीज सही हो, एलोपैथी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, ऑल्दो हमारे बिजनेस कम होगा अगर मरीज कम आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ हों जी, जो कि एलोपैथी में उतना संभव नहीं है। मैं लोगों को बता सकता हूँ बेसिक चीज़ें कि खाने में ये होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता सकता कितने एग्जैक्टली ये ऐसे करो, इस खाने में ये फ़ायदा होगा जी। वो डोमेन है आयुर्वेद का। तो हमारे यहाँ पे आयुष का पूरा सेटअप है, जिसको हम कहें होलिस्टिक मेडिसिन है या इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। बल्कि कई लोगों को नहीं पता होगा, योगा नेचुरोपैथी का बाकायदा 100 बेड का अस्पताल है हमारे यहाँ। उसमें हम मरीज़ जब जाता है तो उसको बाकायदा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो ऐसे मरीज़ होते हैं जो शुगर के हैं जी, 3 दवाई खा रहे हैं, इंसुलिन भी लग रही है, उनको वहाँ पे भेज देते, भैया 2 हफ्ते का वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लो जी। अगेन मैं फिर से ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बीमारी की तरफ खिसक जाता हूँ। आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, इन सब चीज़ का काम हेल्दी लिविंग के ऊपर भी। अगर ये कोई व्यक्ति करता है कि हमारे यहाँ वी हैव आयुर्वेद एक्सपर्ट, होम्योपैथी एक्सपर्ट एंड योगा नेचुरोपैथी, तो इन सबका एक कंबाइंड अप्रोच मिलता है, तो उसकी लाइफस्टाइल सही हो जाएगी ना।
और इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और जो ब्लॉकेज है ना, वो पता है कहाँ पे, एग्जैक्ट इशू कहाँ पे है? आपके अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि क्योंकि मैं हम आपसे बोल रहा चेंज हूँ। क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ मेंटल ब्लॉक। अगर जी। आप सोच लेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकते ना। और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। वी सी कि 150 किलो का आदमी था, उसने सोच लिया मैं नहीं करूँगा। हाँ। हम, और चलिए ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स बताता हूँ जो आपके आसपास होंगे। कितने लोग होंगे जो शराब पीते थे, उन्होंने सोच लिया मैं शराब नहीं पीऊँगा, जी। एंड देव क्विट। उल्टा नॉनवेज खाते थे, उन्होंने कह दिया मैं ये चीज़ के बाद आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। वी ऑल नो सच पीपल, लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अगर वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। लेकिन माइंड ब्लॉक खत्म होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट जो है ना, एक ये लैकिंग है, बिकॉज बेसिकली जितने लोग भी इसके बारे में बात करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी। वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। जैसे आप डॉक्टरी के बारे में बात कर सकती हैं, अपने एक्सपीरियंस है, बट आप क्वालिफाइड नहीं, आपको उसके नहीं, बारे में पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल, बात तो कर ही सकती हैं। जी। प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, और जो अच्छे से बात करेगा वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, एंड ही विल जनरेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम जब आयुर्वेद या योगा की भी बात करें, आप उसके एक्सपर्ट से बात करिए। जी। Just because a person has been doing yoga for 2 days, or 2 years या 3 years, does not make him an expert. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स और योगा एक्सपर्ट्स और ये एक्सपर्ट्स होते हैं बिकॉज देखिए, ओवरडोज ऑफ एनीथिंग, जी। क्या योगा इज विदाउट कॉम्प्लिकेशंस? नो, यू विल हैव सर्टेन योगाज विच आर डेट्रीमेंटल टू सर्टेन बॉडीज। जैसे कि मेरी कुछ एक पर्सनालिटी होगी, मेरे को कुछ ऐसे तरीके के योग होंगे जो ज़्यादा करने चाहिए, कुछ होंगे ऐसे कम करने चाहिए, जी। जो कि कौन बताएगा? एक योगा एक्सपर्ट एक बताएगा। योगा एक्सपर्ट ही बताएगा, जी। जिसके पास योगा नेचुरोपैथी में एमडी होना चाहिए। सिमिलर थिंग, मेरी जानकारी जहाँ तक मैं वही बता सकता हूँ, देयर वुड बी थिंग्स जो आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आ गया कि आपके टेबल पे 5 वाइट्स नहीं होने चाहिए या 5 तरीके के कलर होने चाहिए। ये सुपरफिशियल है। आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से क्यों नहीं बात कर लेते? जी। वो आपको बता देगा। तो यू हैव टू नो कौन एक्सपर्ट है और कौन बात कर रहा है। तो क्योंकि सर आज की जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि सब लोग गलत हैं, उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जनरल जो टेंडेंसी बनी हुई है सोशल मीडिया पे, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, बस वो बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं। बशर्ते कि हम ऐसे लोगों को सुने जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास नॉलेज हो, और जो हमारी एक हेल्दियर लाइफ में भी हमारे काम आए। एंड देखिए, मैं किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा बोलना शुरू करता हूँ, फिर उसी का अगेंस्ट भी बोल देता हूँ। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा, जस्ट बिकॉज अ पर्सन डजंट हैव अ डिग्री जी। डजंट मेक हिम रॉन्ग, बट चांसेस कि डिग्री वाला आदमी सही बोल रहा है ज़्यादा है, और बिना डिग्री वाला आदमी गलत बोल रहा है ज़्यादा है। जी। तो बिल्कुल मैं नहीं कहता कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट व्हाई नॉट, भाई आप थोड़ा सा देखना शुरू करो ना, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। ये ज़रूरी है, ये बहुत क्योंकि ज़रूरी है। अगर कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम हमारे साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, हमें नहीं समझ आया, तो हमने तुरंत गूगल कर लिया और उसने हमें जो भी बताया, हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा और हमने उसको अप्लाई कर दिया, और कई बार उसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान अब आपको झेलने पड़ते इन्फेक्शन हैं। हो गया, आप उसमें हल्दी लगा ली, हल्दी लगा के रोक लिए, क्या कर लिया? क्योंकि जब आप गूगल जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे जी। उसमें, वो उसको नहीं पता कि वो सही वाला कौन सा, गलत कौन सा है। तो हल्दी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन नॉट फॉर अक्यूट सिचुएशन। हल्दी भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हल्दी के ऊपर बाहर वालों ने बहुत सारे पेटेंट करा रखे हैं, जबकि वो ये नहीं समझते भाई हमारी तो दाल जो हमारा बेसिक खाना है वो बिना हल्दी के बन ही नहीं सकता। तो हमारी जो, एंड दिस कम्स एज आयुर्वेद का हिस्सा, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐसी हैं जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है। जी। और हमारी जो भारतीय पद्धति है जीवन की, उसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है, उसने अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके डेली लाइफ में डाल दिया था। जी बिल्कुल। आपको नहीं पता था क्यों डाला, लेकिन वो आपकी मदद करती थी। उसको किस्से कहानी की तरह डाला, किसी और तुलसी किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी।
नहीं बताइए, आप बोलोगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, आज भी तो बोल रहे हैं ना, कौन ले रहा? आप एक कहानी बना दो कि तुलसी माता थी और उनका ऐसा हुआ, अब आपको वो याद रहेगा। हाँ। सो सबसे अच्छी चीज़ थी कि हमारा जो विचार चीज़ें हमारी बनी वो इस हिसाब से बनाई गई जो कॉमन आदमी को दिमाग में घुसे। उसको बिल्कुल नहीं समझना कि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं और ये मेरे को कितना % रिस्पॉन्स देगा। उसको क्या जानना है, क्या लो, कैसे लो, बस 2 चीज़ जाननी है। तो उसमें ये जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी बढ़िया होते हैं। और अगर बीमारी ना हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, जैसे अभी हम हल्दी की बात कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी भी इमरजेंसी सिचुएशन है कि अगर हम रेगुलरली अगर हम टर्मरिक या जिंजर जैसी चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो वो हमें किस इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकती है? मैं तो सोच रहा था, आप मेरे से कहेंगे सर क्या आप लोग भी अपनी इमरजेंसी में हल्दी और अदरक इस्तेमाल करते हैं? मरीज मेरे पास आया दर्द के साथ, मैंने उसके हल्दी बांधी। नहीं। तो, लेकिन आपने बिल्कुल सही पूछा कि प्रिवेंट कर सकती हैं जी, बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए हल्दी अगेन मैं फिर से एक बार बोलने से पहले कि बता दूं, आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर, जी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन आयुर्वेद, बट टर्मरिक एलोपैथी में इतनी ज़बरदस्त तरीके से लाई गई है, अनफॉर्चुनेटली अब लाई गई है और थ्रू अनदर कंट्री लाई गई है। हमारे यहाँ तो हो ही रही थी, लेकिन इसलिए एलोपैथी में भी उसकी अच्छी खासी जानकारी है। टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे काम होते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूजन ज़रूरी नहीं आपको दिखाई दे, सूजन आपको दिखाई तब देती है जब उसके पीछे 3-4 प्रोसेस हो जाते हैं। जी, मान लीजिए मैंने कप आपको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, जब इनको मिला तब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रोसेस पीछे चल रहा है। तो ये जो सूजन का प्रोसेस पीछे चल रहा है, ये शरीर में कई बीमारियों में होता है, जिससे वो बीमारी आगे बढ़ती है। जैसे कि शुगर हो गई, बीपी हो गई, 2 कॉमन बीमारी मैं बार बार बोलूँगा, ऐसी और भी होती हैं। तो ये जो सूजन का प्रोसेस है, इसको हल्दी कम करती है। आपको पता हो नहीं पता हो, तो आप डेली बेसिस में अपने घर पे खाना खा रहे हैं जो आपको इसमें मदद कर रहा है, और ये बेसिकली सभी बीमारियों के लिए है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई एक्चुअल चोट लग गई हो, लेकिन डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत लेना। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बता पाऊँगा कि आजकल हल्दी पाउडर में कितना मिलावट हो रही है। तो जैसे हम, अब अच्छी बात क्या है कि देखिए, आप जब सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि यहाँ पे केवल अस्पताल नहीं है, यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हैं। तो हमारे कैंपस में कच्ची हल्दी उगाई जाती है, तो आपको पता है कि वो हल्दी असली है। तो उससे जो आपको पाउडर मिलेगा वर्सेस जो पैक्ड पाउडर मिलेगा, उसमें काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो कैंपस में नहीं रहे उसको कहाँ से मिल जाएगा भाई, उसको तो वही चीज़ चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप नेचुरल की तरफ ले सकते हैं, वो लीजिए। तो हल्दी इज़ अ वेरी गुड थिंग। जिंजर, आपने जो अदरक के बारे में पूछा, उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ यह आई है, मैं क्या चीज़ मेरी जानकारी में है और क्या चीज़ नहीं है साफ साफ बताऊंगा। जिंजर के ऊपर बहुत लोग ये कहते हैं कि जब आप उसको खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की चीज़ है, उसको रिलीज़ कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, कोई नसों को चौड़ा करता है, तो खून ज़्यादा जाने लगता है। और इससे, अब इतनी जानकारी तो है, अब इससे हमने क्या सोचा कि इसका मतलब कि जब दिल में दौरा पड़ेगा या दिमाग में दौरा पड़ेगा और वो नस छोटी है, तो आप ये दे दो तो ये चौड़ा हो जाएगा। दिस आई कैन नॉट से। मतलब अगर कोई मेरे से कहेगा कि किसी को दिल में दर्द हो रहा है, उसको अदरक खिला दो, भाई मैं अपने घर में तो नहीं करूँगा, बिल्कुल। वहाँ पे तो मुझे को एस्पिरिन और नाइट्रेट ही चाहिए जो मैं उसको दूंगा। बिल्कुल। तो इट हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रूटीन में लेने में कोई नुकसान है? एब्सोल्युटली नो। हर चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, और जो इंडियन खाना है आप उसको उस तरीके से खाएं, आप बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन हमारा रहा है, उसमें अगर हम खाने की बात करते हैं तो हम रेनबो थाली हमारी होनी चाहिए, मतलब उसमें सब कलर्स के फूड होते हैं। यही तो मैंने अभी बोला था कि देखिए ये चीज़ जो है ना, एक डाइट एक्सपर्ट्स, जो सो कॉल्ड डाइट एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं। आयुर्वेदिक आदमी कब बोलता है ये? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम अपने घर में खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बिना हल्दी के सब्जी जो है, मतलब जो हमें कहानियाँ याद करा दी गई, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपने सब्जी में
टर्मरिक नहीं डाला तो उसकी शादी नहीं हुई, वो कवारी रह गई। तो अब ये इतना बढ़िया तरीका है जी। एक नॉर्मल आदमी को याद दिलाने के लिए। हम्म। उसको उसने नहीं बताया कि उसके अंदर ये कौन सा केमिकल है और जी। उसके फायदे क्या है, उसने बताया कि ये डालना जरूरी है, और जरूरी है। एक ऐसे तरीके से बताया कि उसको याद होगा। हाँ। लेकिन मेरा जो सवाल था कि एक थाली में इतने कलर की चीजें होती हैं, होनी चाहिए, ये किसने बोला? आप बात समझिए, जी। ये किसी ने नहीं बोला। अगर वो बोलेगा तो ये बताएगा कि आपको ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, कलर में कोई बात नहीं करता। एक अगर मैं एलोपैथी के हिसाब से बात करूं, एक पिरामिड होता है, खाने में क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्या चीज़ कम होनी चाहिए। एलोपैथी में तो नॉनवेज परमिटेड है, और उसमें लेकिन थोड़ा सा पार्ट है, नॉट मोर देन से 10% या 15% ऑफ योर डाइट कैन बी नॉन वेज। उसमें सब उसके लिए रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन दोनों चीज़ को हर जगह बोला गया है, हर जगह बोला गया है। लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर बोल रहा है तब तो हम सुनेंगे, या डॉक्टर बोल रहा है अरे आपके भारतीय पद्धति में ये था, आयुर्वेद जो था वो आपके घर घर में फॉलो हो रहा था ऑलरेडी। यस। तो वो तो आपके यहाँ पहले से था, उसको आप हट क्यों गए? आप हट गए, अब आपको चाहिए कि एक डॉक्टर आपको वापस लाए। नो। तो यहीं पे प्रिवेंशन का रोल आता है, गोइंग बैक टू योर रूट्स। और उसके लिए देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स। ऑब्वियसली हम केवल मरीज का इलाज नहीं करना चाहते हैं, हम नॉर्मल लोगों का भी इलाज करना चाहते हैं। उसको इलाज नहीं कह सकते। प्रिवेंटिव मेडिसिन, योगा नेचुरोपैथी कॉलेज, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, होम्योपैथी एक्सपर्ट्स, से व्हाट यू रिक्वायर, यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाती है जी। बट इमरजेंसी सिचुएशन एलोपैथी, क्रॉनिक डिजीज या पुरानी लंबी बीमारियाँ परहैप्स इंटीग्रेटेड अप्रोच, 100% वो भी नहीं, 100% ये भी नहीं ना, मध्यम मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा सर, क्योंकि हम जो हमारा मेन फोकस था वो इमरजेंसी के ऊपर था। इमरजेंसी में बहुत डिफरेंट टाइप के केसेस आपको देखने में आते होंगे। जो आप कोई ऐसा केस हमारे साथ शेयर करेंगे कि जनरली आपने अपनी ओटी में उसको देखा हो, और अगर लोग प्रिवेंटिव हो जाएं तो उस सिचुएशन से लोग बच सकते हैं? ऐसे तो बहुत केस हैं, बहुत बहुत सारे केस हैं। जो मेरे को एक सबसे ज़्यादा अननेसेसरी डेथ लगती है जी। वो ट्रॉमा के केस में लगती है। लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, वो हो गए, ऐसे ड्राइव कर रहे हैं। बट मैं इसके ऊपर नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। ऐसा क्या आदमी करे कि एक्सीडेंट नहीं हो, बेसिक आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। बट बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई कहेगा मैंने देखा है, तो मैंने लिवर और किडनी के मरीज़ देखे हैं। हार्ट वाले नहीं, हार्ट के बारे में सबको डर रहता है। स्ट्रोक वाला आदमी जनरली कुछ कर ही नहीं सकता, लेट आता है। लेकिन किडनी और लिवर वाले पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मैंने सबसे ज़्यादा ये देखे कि निगलेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि पेट में दर्द है, कोई सोच ही नहीं रहा था तुम्हारा लिवर नहीं काम कर रहा, तेज़ाब होगा, गोली खा रहे हैं, नहीं आए, लेट आए, वो जो दारू पी रहे थे वो रोका नहीं। लिवर में जनरली ये कारण होता है। किडनी में दूसरा कारण होता है। किडनी में लोग का क्या होता है, हमें पता है कि हमें किडनी की बीमारी है, हमें पता है कि हमें डॉक्टर ने डायलिसिस बोली है, लेकिन हम नहीं कराएंगे। क्यों? अगर एक बार डायलिसिस करा ली तो जीवन भर डायलिसिस करानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? हम उनके पास जाएंगे, वो चूरन खिलाएंगे, वो ऐसा कराएंगे। अब जब ये मरीज मेरे पास आता है तो उस टाइम पे आता है जब उसका पीएच बहुत खराब होता है, शरीर में तेजाब बहुत ज्यादा हो गया, उसका सांस नहीं आ रही और शरीर बिल्कुल फूल के गुप्पा बना हुआ है। बाहर से गुप्पा बना हुआ है तो उसके लंग्स में भी हवा के बजाय पानी भरा हुआ है। वो स्थिति में आता है, वहां पे उसको जान बचाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका बीपी नहीं है। डायलिसिस एक चीज होती है जिससे हम खून की सफाई करते हैं। एक तरीके से मान के चलिए, खून यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, खून उसके ऊपर प्रेशर से जाएगा, गंदगी उधर निकल जाएगी, खून इधर आ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर से नहीं जा रहा उधर तो जाएगा ही नहीं। तो ऐसे में नॉर्मल डायलिसिस नहीं होती, अलग तरीके की डायलिसिस होती है, हम वही करते हैं। लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है ना, तो ये लोगों को धारणा बदलनी पड़ेगी कि अगर एक बार डायलिसिस हो गई तो जीवन भर डायलिसिस। तो मेरे को अगर मैं कहूँ तो सांस की भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने मेरे से पूछा था तो लिवर और किडनी, ये दोनों चीज़ें ऐसी मुझे लगती हैं कि उनको और फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। और लिवर के लिए डाइट का चेंज होना और किडनी के लिए कम से कम आना बहुत ज़रूरी है।
सर जैसे लीवर एंड किडनी के पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मतलब पेट में दर्द हुआ तो उसको लीवर की प्रॉब्लम जो है, मतलब वो कैसे अपने आप को फाइंड आउट करे कि मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। हम्म, पेट में प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ें ऊपर वाले ने कैसे फिट करी हैं, बड़ा मुश्किल है। हम जब पेट खोल लेते हैं, सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती हैं, वापस डालना मुश्किल है। तो उस टाइम पे आता है कि ऊपर वाले ने कैसे डाली थी अंदर। तो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको जब पेट में दर्द होगा तो ऊपर पेट से लेकर के नीचे पेशाब की थैली से हर चीज़ दर्द के साथ ही होगी। लिवर के मरीजों को ये देखना चाहिए कि कमज़ोरी आ रही है। हर आदमी कहेगा मुझे तो कमज़ोरी आती है। क्या शरीर में पीलापन आ रहा है, आंखों में पीलापन आ रहा है, भूख लगनी कम हो जा रही है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पेट फूलना शुरू हो जा रहा है। अब इसमें से आधे लोग जो सुन रहे हैं वो सोचेंगे हाँ हाँ ये तो हमें भी होता है। लेकिन उससे जांच से पता चल जाता है। एक फैटी लिवर नाम का एक चीज़ है जो अल्ट्रासाउंड पे ढूंढा जा रहा है आजकल। हर किसी को फैटी लिवर है। लोग कहते हैं तो हर किसी को होता है, गलत है ये। हर किसी को होता है इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ये तो नॉर्मल हो गया। हर कोई बीमार है उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना है उसमें चीनी की मात्रा बढ़ती जा रही है जी। चीनी जब आपके शरीर को बिना मेहनत किए मिल रही है, जैसे कि मेन जो सोर्स ऑफ पानी है वो तो कुआं मान लीजिए आप, वहाँ पे आपको पानी मिल ही जाएगा। वहाँ से कोई नल से निकाल के आपके घर में पानी दे रहा है। अब आपको कुएं में जाने की आदत चली गई। बिल्कुल। ये कंसेप्ट सिंपल है। आप इस तरीके से मानिए कि शरीर में ऐसा होता है कि उसको शुगर चाहिए, उसको शुगर बनाने के लिए मेहनत करनी है। वो फैट को जमा करता है। जब मुझे शुगर की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको तोड़ के, फैट को तोड़ के शुगर बना लूँगा। लेकिन हमने क्या किया, हम उसको शुगर दे देते हैं। वो फैट स्टोर किया जा रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगा। कहाँ पे करेगा? लिवर में कर रहा है। बिल्कुल। बाकी शरीर में कर रहा है, नसों के अंदर कर रहा है। तो अगेन लिवर भी डाइट पे ही जाएगा। और लिवर की चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि पेट फूलना और ये सारी चीज़ जो मैंने बताई, बहुत सारी लिस्ट है जो कि मुझे लगता है कि हमें नहीं बताना चाहिए वीडियो में। एक हमारे यहाँ पे मेडिकल साइड पे होता है, एक बीमारी होती है, 3rd ईयर सिंड्रोम कहते हैं इसको। जब व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है और वो बीमारियां पढ़ना शुरू करता है तो करीब करीब 3rd ईयर में होता है, और उसके बाद उसको सारी बीमारियां अपने में दिखाई देने लगती हैं। इसलिए वो चीज़ ये संभव है कि जिन आदमी को वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे के अंदर विश्वास जगाए। बिल्कुल। उनको ये विश्वास ना जगाए कि आप बीमार हैं, ये विश्वास नहीं दिलाना है हमको। तो लेकिन मोटी मोटी चीज़ें क्या क्या है, अगर किडनी की बीमारी की बात करें, आपका पेशाब कम हो जाना, या यहाँ पे दर्द रहना पीछे की तरफ जहाँ पे आपकी किडनी होती है, ये सारी चीज़, शरीर में सूजन आना, चेहरे सूज जाना, पैरों में सूजन आना, ये सारी चीज़ें किडनी की बीमारी में दिखाई देती हैं। तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टरों से डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर से सर डरने का कारण है कई बार पैसा भी होता है। बिल्कुल होता है। तो यू हैव टू सी एंड डिसाइड कि कौन से व्यक्ति पे आपको विश्वास है। जी। विश्वास का ही पूरा खेल है। अगर विश्वास वाला डॉक्टर जो है, मान लीजिए ओपीडी में आपसे 1500 रुपये लेता भी है, वाई नॉट? यस। अगर अगर आपको ये गारंटी है कि वो आपका ध्यान रख रहा है, 1500 इज नॉट मच, एटलीस्ट फॉर सम पीपल। जिनके लिए ज़्यादा है वो दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढें। जैसे हमारे यहाँ जो ओपीडी चार्ज है वो हमने 50 रुपये के आसपास रखा हुआ है, ताकि वो हर किसी को एक्सेसिबल हो। जो गरीब आदमी आता है उसके लिए फ्री होता है, और सुपर स्पेशलिटी वाले जो लोग होते हैं उनका भी 50 रुपये। अगर आपको एक एक्चुअल कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना है जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट उसमें आता है, बहुत महंगे वो है, आइए हमारे यहाँ पे, सारे आपको इलाज 50 और यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। अगेन 100% वाली चीज़ हो गई। तो बेस्ट, मेरे हिसाब से यस 100% ट्रीटमेंट मिलता है, बट इट इज़ माई ओपिनियन। पेशेंट की ओपिनियन अपनी अपनी हो सकती है, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट की गारंटी दे सकता हूँ। आप आए, मे बी मेडिकल कॉलेज में भीड़ होती है जी, बहुत, आपको लगा कि इतनी भीड़ है, वो अलग बात है कि जब आप भीड़ ओपीडी साइड पे होती है, जब आपको कमरा मिलता है या वार्ड मिलता है तो उसमें आपका इंडिविजुअल केयर की जाती है। बट यू हैव टू, आपको ये देखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट आज की तारीख में केवल आपका फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है या दवाई का ट्रीटमेंट नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे हिसाब से तो हमारा बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास
गरीबों के लिए भी सुविधा है, मिडिल क्लास के लिए भी सुविधा है, हायर क्लास के लिए भी सुविधा है, जिसको जिस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक कंसेप्ट था अंग्रेज़ों के टाइम पे कि चिकन सूप पिलाओ ना, या अंडा खिलाओ, उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो एक व्यक्ति जो जैसे पंडित लोग हो गए नहीं खाते जी, मैं उनको थोड़ी ना एडवाइस कर दूंगा। नहीं। सो ट्रीटमेंट आपको व्यक्ति के हिसाब से बनाना होता है। तो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में आपके क्लास के हिसाब के फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आज की तारीख में ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि तीनों को मिले ना। और मेन कोशिश हमारी है कि जो लोअर क्लास है उसको ट्रीटमेंट ऐसा ना मिले कि भाई मैं लोअर क्लास हूँ इसलिए मुझे हल्का ट्रीटमेंट मिल रहा है। ट्रीटमेंट की क्वालिटी सेम रहेगी। क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते, और अगर हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां लोगों की जिंदगी को बचाना हमारा धर्म है, क्योंकि हमारा काम ही वही है, तो हम वहाँ पर सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि भाई हम लोअर कास्ट है तो उसको, मतलब लोअर कैटेगरी है तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। क्योंकि डॉक्टर जो है वो हमेशा अपने दिमाग में बस यही लेकर चलता है कि भाई ये मेरा पेशेंट है और मुझे इसकी जान बचानी है। इमरजेंसी में क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, वहाँ पर हम सुभारती हॉस्पिटल में हम ये भी नहीं देखते कि वो हमें बिल पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पहली जो ड्यूटी है वो यही है कि हमें ट्रीटमेंट देना है और अपने पेशेंट को बचाना है। हमें बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट फ्री करना पड़ता है। हम बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, 14 दिन हो गए, बच्चा उसमें था, हम बात कर रहे हैं 8वें महीने में बच्चा पैदा हो गया, एनआईसीयू में है, उसको तो विश्वास ही नहीं था, लड़की थी पहली चीज, तो विश्वास ही नहीं है कि बच्चा बचेगा। अभी मैं खर्चा करूं नहीं करूं। उस टाइम पे हमने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, लड़के लड़की में फर्क नहीं होता। उसने भर्ती कर दिया, उसने कह दिया ठीक है मैं पैसा दे दूंगा, पैसा दे दूंगा। हम इलाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस लड़की को बचाना है, बच्ची को बचाना है। अब 1 महीने बाद वो कह रहा है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या करोगे आप? हाँ। ना, और आप उसको देखो, मैं नहीं कह रहा, कई लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको आपको देख के पता चल जाएगा कि इसके पास तो खाने का पैसा नहीं है, ये बच्ची का इलाज क्या करा लेगा। हाँ। तो आप उसका फ्री करोगे ना। बिल्कुल। तो वो सब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ना आप इतने बड़ा सेटअप चला रहे हैं, आप बिजनेस के लिए थोड़ा ना चला रहे हो। बिजनेस के लिए चलाना होता तो मैं ये सेटअप क्यों चला रहा होता। हाँ। मैं कॉर्पोरेट सेटअप चलाता जी। तो ह्यूमैनिटी वाला पार्ट कैन नॉट गो आउट ऑफ डॉक्टर्स, इट इज अ ट्रुथ, बट इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आज की तारीख में है, जो आपने बोला ना, मुझे बड़ा डर लगता है जब कोई कहता है कि मरीज को बचाना आपका धर्म है। मुझे ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट लगता है। तो ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है, बट इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स इस चीज पे, ह्यूमैनिटी वाले पार्ट में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते। तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि तो इनको पैसा क्यों चाहिए। क्योंकि सर देखिए, जो बेसिक नीड्स हैं वो तो हर किसी की हैं। रिक्शा पुलर है, उसकी भी बेसिक नीड है। जिस केस में बेसिक नीड्स में क्या ज्यादा जरूरी है, खाना या मेडिकल ट्रीटमेंट? मैं अगर आपको 2 में ऑप्शन पूछूं, ज्यादा जरूरी क्या है, खाना, रहना या मेडिकल ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। आपका कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति ना खा पाए वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जा पाए फ्री में। लेकिन अगर उसको खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो वो तभी कर पाएगा ना जब वो मेडिकली फिट होगा। मैं दूसरी चीज कर रहा हूँ, मेरा सवाल केवल इतना है कि व्हाट इज मोर इसेंशियल, जीवन के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो हमारा कंसेप्ट था जी। अब सोशल मीडिया आप और ऐड कर लीजिए इसमें। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान जी, मेडिकल इसमें नहीं आया कहीं पे भी। इट शुड बी अवेलेबल, लेकिन हम उधर तो नहीं सवाल पूछते ना कि वो व्यक्ति खाना नहीं खा रहा, होटल वाला क्यों पैसा ले रहा जी। कपड़े नहीं हो पा रहा, तब भी कपड़े सबसे महंगे हैं ना। तो यहाँ पे तो हम सवाल नहीं पूछते। तो हमारे सवाल सही जगह पे होने चाहिए। बेसिक एसेंशियल सर्विसेज शुड बी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, दे शुड नॉट बी फ्री। फ्री वाला कल्चर इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी। लॉन्ग टर्म में लोगों को फ्री की आदत पड़ जाती है, उनको काम नहीं करना के मन करता, उनको कोई चीज फ्री नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी। सही वर्ड क्या है? अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई हमें तो फ्री में मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, या फ्री में हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारा हक है, अब तो हम लेके रहेंगे। फिर आप बदतमीज हो जाओगे। हाँ। जहाँ पे हमको समस्या आती है।
क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो एक तो आपको वो ट्रीटमेंट दे रहा है, ऊपर से आप जो है उसके साथ फॉल्स लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ अब्यूजिव हो रहे हैं या आप किसी भी तरह का एक्शन कर रहे आप हैं। इसमें एक दूसरी चीज़ समझिए, आम तौर पे लोगों का ये कहना होता है कि सरकारी अस्पताल में गए, वहाँ पे जूनियर डॉक्टर ने देखा और उसने हमारे से सही से बात नहीं करी। ये कॉमन चीज़ है और जिसकी वजह से लड़ाई होती है। ये एक पहलू है और कोई नहीं चाहेगा कि मैं अस्पताल जाऊं तो कोई डॉक्टर मेरे से प्यार से बात ना करे। मैं नहीं कह रहा बदतमीजी से, लेकिन प्यार से बात ना करे। मैं न्यूट्रल भी नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ अच्छे से बात करे। अब आप दूसरा पहलू देखिए, आप उस रेजिडेंट डॉक्टर की बात सुनिए। जब मैं रेजिडेंट डॉक्टर था, कितने दिन ऐसे थे कि जब मैं लगातार 1.5-2 दिन काम कर रहा हूँ, मैं बीच में सोया भी नहीं हूँ। उसका कुछ तो इम्पैक्ट फिजिकली आएगा ना, बिल्कुल आएगा। आप उसको झुटला नहीं सकते। क्या 1.5-2 दिन लगातार काम करना इनह्यूमन है? क्वेश्चनेबल। मतलब आप क्या जूनियर डॉक्टर को लगातार काम करा रहे हो? बिल्कुल इनह्यूमन है। आप उसको, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। आप आर्मी के आदमी को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दे रहे हो, सही है गलत है? आप बात समझो ना। तो उसको आप ट्रेनिंग क्यों देते हो? ताकि जब उसको सिचुएशन आए तो ये ना हो कि अब तो मुझे नींद आ गई। हाँ, उसी तरीके से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि वो यूज्ड टू हो कि इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल कर पाए। लेकिन उसका जब वो ट्रेनिंग पीरियड में कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, देख रहा है 100 मरीज देख रहा है, 101 मरीज पे कुछ तो बात करेगा ना। तो मैं बिल्कुल बदतमीजी के फेवर में भी हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि लोगों का टॉलरेंस लेवल भी काफ़ी कम है। यस। तो दोनों का एक बैलेंस चाहिए। अगेन वही मध्यम मार्ग पे हम आ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। सर, आज हमने बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में बात करी। क्या आप कुछ टेक अवेज हमें बता पाएंगे कि हमारे पेशेंट जो हैं वो कुछ अपनी लाइफ को या इमरजेंसी सिचुएशन में वो कुछ कर सकते हैं ऐसा? टेक अवे में अगर सबसे पहली चीज़ जो मैं आज की बात उसमें करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज की तारीख में भी अगर आप सबसे ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर कर सकते हैं तो वो डॉक्टर के ऊपर कर सकते हैं। इस बात को ठोक बजा के ऐड कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई डॉक्टर की बुराई कर रहा है तो ये आपके मन में आना चाहिए। अभी क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबली वो सही बात कह रहा है, आपके मन से ये हटना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा, मैं खुद गोली खा लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपके बॉडी में जब ट्रीटमेंट होता है तो केवल एक गोली से नहीं होता, आपकी साइकी से होता है, आपकी मेंटालिटी से होता है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, सारी चीज़ों से होता है। अगर आप 2 डॉक्टर हैं, आपको एक पे विश्वास है, दूसरे पे विश्वास नहीं है, जिस पे विश्वास है उसने आपको गलत ट्रीटमेंट दिया, जिस पे विश्वास नहीं है वो सही ट्रीटमेंट दे रहा है, जिस पे विश्वास है आप उससे सही हो जाएंगे। तो आपको डॉक्टर्स पे विश्वास होना चाहिए जी। आज की तारीख में बहुत बड़ा डर की बीमारी सबसे बड़ी है अभी। अगर मैं बीमार पड़ा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये लोगों का अनश्योरिटी है। अगर मैं उधर अस्पताल में चला गया कितना पैसा लग जाएगा। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉल्स प्रोपोगेशन कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, चलता जा रहा है। तो आपको डॉक्टर्स पे विश्वास करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको अपने आसपास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे मेरे को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल रही है। मैं सस्ते की बात नहीं कर रहा, मैं महंगे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अफोर्डेबल हेल्थ केयर। मैं 2000 रुपये खर्च कर सकता हूँ, कोई 500 रुपये कर सकता है और कोई 5000 रुपये कर सकता है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इमरजेंसी के लिए तो प्रिपेयर होना पड़ता है ना। आप जाइए अस्पताल घूमिए, व्हाई नॉट? क्योंकि उस समय आपके पास टाइम नहीं है। इस समय क्यों नहीं जाओ भाई, आपके कुछ ना कुछ तो बीमारी होती है, दिखा लो। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा टू फाइंड कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो किस जगह पे मैं जा सकता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। डेफिनेटली मैं इस बीच में ही कहूँगा सुभारती इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरे नंबर पे ये था। और तीसरा टेक होम अगर मैं कहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर मेरा मरीज़ बीमार ना पड़े, बीमार पड़ता है तो आई एम देयर, मैं इमरजेंसी में हूँ, बीमार ना पड़े तो कितनी अच्छी बात है। उसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा अप्रोच एलोपैथी से बेटर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई आपको
गणित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 टेक होम मैसेज मेरे हिसाब से, डॉक्टर्स पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, सही डॉक्टर और अस्पताल को टाइम से ढूंढिए और ऐसे काम करिए कि आप इमरजेंसी में ना आए। सर यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। आपने बोला कि हमें पहले से ही ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल जाए। तो जैसा अगर किसी कोई विमेन प्रेग्नेंट है ना, हमें पता है कि उसकी डिलीवरी होनी है 8 मंथ में, 9 मंथ में, तो हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें फला हॉस्पिटल में इसको लेकर जाना है। तो जब हम उस सिचुएशन के लिए रेडी हैं तो हम अभी से अपने माइंड को क्यों नहीं रेडी कर लेते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई मैं आपको तो हम यहाँ जा सकते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप बेटर एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको अपने लड़के का एडमिशन कराना है इंजीनियरिंग में जी, आप 3 से 4 महीना रिसर्च करते हैं, जबकि वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में मुश्किल से 4 साल पढ़ेगा, तब भी आप रिसर्च करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब अस्पताल आप कॉलेजेस जाते हैं, देखते हैं, विजिट करते जबकि हैं, मैटर कितना है, केवल 4 साल का है। अब हम बात कर रहे हैं आपके हेल्थ की। जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप इधर से पूछते हैं, उधर से पूछते हैं, आप एक्चुअल जाके नहीं देखते। क्यों नहीं? मेरा कहना है कि क्यों नहीं जाके देखो। जब आप उस सिचुएशन में इतनी रिसर्च कर सकते थे, हर जगह जा सकते थे, समय तो निकालना पड़ेगा ना, अपने लिए तो निकालना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं है, आपको अपने लिए तो समय निकालना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड गो टू पीपल। पहले कंसेप्ट था कि जिस डॉक्टर के साथ हो उसी के साथ लगे रहो, मैं कहता हूँ गुड कंसेप्ट, बट आपको ऑप्शंस तो पता होने चाहिए ना कि ये सारे ऑप्शंस थे, अब मैं ये चूज कर रहा हूँ। तो मेरा इसमें इसलिए कहना है कि गेट एक्सपीरियंस देन चूज कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। और एक इमरजेंसी एक्सपर्ट होने के नाते आपने जो आज हमारे व्यूवर्स को सजेशन दिए हैं कि भाई स्वस्थ भारत बनाना ही हमें पड़ेगा, उसके लिए है कि आपको प्रिवेंशंस जो हैं वो पहले से करने पड़ेंगे। सर मेरे लिए तो आज का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरीके से एक नॉर्मल वर्ड्स के साथ आपने इमरजेंसी की सिचुएशंस को लोगों को समझाया है वो रिकमेंडेबल है। इमरजेंसी सिचुएशंस बहुत कम हमने डिस्कस करी आज। जी। आज तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात पे चले गए। इमरजेंसी सिचुएशंस तो बहुत ऐसी हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो अगर कमेंट सेक्शन होगा तो कमेंट सेक्शन में डाले, हम उसके हिसाब से उसके जो डाउट्स हैं उसको भी कोशिश करेंगे कि अगली बार अगर हम जब बात होती है तो उसको क्लियर कर पाएँ। जो चीज़ सही है उसको सही कहते हुए, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहते हुए, जो चीज़ लोगों को नहीं पता जानकारी में, किसी की जानकारी में, उसको ये एक्सेप्ट करते हुए कि इसके ऊपर कोई नॉलेज कहीं पे नहीं है, इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो जैसा डिस्कशन लोग चाहेंगे वैसा हमें करना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि सोशल मीडिया का एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए। सर जैसे हम डायग्नोस की बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, कई बार हमें डायग्नोस के लिए बोला जाता है, तो एक मिथ ये भी है कि अगर हमने एक बार डायग्नोस करा लिया तो हमें फिर वो कराना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वो जानबूझकर डायग्नोस कराते हैं। अच्छा यही सवाल है। तो इट इज लाइक सेइंग मुझे भूख लग रही है और आपको एडवाइस ये मिले या कोई कहे कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे चक्कर आया, और कोई मेरे को एडवाइस करे देखो तुम ये मानो ही मत ना कि तुम भूखे हो, जब तुम मानोगे भूखे हो तो तुम्हें खाना खाने का मन करे, तुम मानो ही मत, तो क्या भाई, जो बीमारी है वो तो अपनी जगह पे है ना जी। अगर आप उसको नहीं पता चलता, जैसे कि आपके घर में आग लग रही है, इट इज़ लाइक सेइंग कि खराब चीज़ें देखना, भाई घर में आग लगनी किसको अच्छी लगेगी। एक काम करते हैं थोड़ा सा दूर चलो घूम के आते हैं, तब देखेंगे दिखाई देगा ना, टेंशन होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कभी तो घर वापस आओगे ना, बिल्कुल, तब तक जल चुका होगा। अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, आपके घर में आग लगनी शुरू हुई, जब वो एक जगह पे थी तब कंट्रोल करना आसान था, एक कमरे में हो गई तब आसान था, या पूरे घर पे लग गई तब आसान था? जो बीमारी वो तो इन प्लेस है ना, वो तो अपना प्रोग्रेस करेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप डायग्नोसिस ही मत कराओ, तो मुझे नहीं पता कि वो किस विचारधारा से है और उसका लॉजिक क्या है।
हो सकता है कि वो व्यक्ति मेरे को बताए तो मैं भी कन्विंस हो जाऊं, लेकिन मुझे तो कोई इसमें मतलब हास्यात्मक बात है। नहीं, ये बताइए, आप सीरियस वाला बता रही हैं या आपने कॉमेडी शो में देखा था? नहीं सर, मैं सीरियस वाला बता रही हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो ये बोलते हैं कि अगर एक बार डायग्नोस करा लिया आपने तो फिर जो है आपको एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाना ही जैसे जाना मान लीजिए पड़ेगा। आपने कहीं गए, आपने अपना बीपी चेक कराया, बीपी बढ़ा आ गया, और उसके बाद 3-4 बार बढ़ाया और डॉक्टर ने आपको बीपी की दवा खिला दी और हमने डिस्कस फिर किया हम हैबिचुअल हो जाएंगे कि वो बीपी की उसके। दवा खाते, तो ये तो बीमारी डॉक्टर ने थोड़ी ना डाल दी आप बीमारी तो थी, आप आज नहीं कराओगे, 10 साल के बाद आपको कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तब आप कहोगे कि डॉक्टर ने सही से इलाज क्यों नहीं किया। तो आपको डायग्नोसिस तो करानी है। अगर आपको कोई कहता है कि कैंसर की डायग्नोसिस करानी है और आप नहीं कराओ और सही में कैंसर हुआ, 3 साल बाद पता चलेगा, तो इलाज भी नहीं संभव है जी। तो यहाँ पे ये तो क्योंकि मैं अभी समझ नहीं पाया कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों बोलेगा। ये जरूर हो सकता है कि उसने, किसी व्यक्ति ने अगर बोला तो ये बोला हो कि कई जगहों पे ट्रेंड ऐसा आ गया है कि बहुत सारी जांचें लिख दो, जो गलत है, लेकिन उसके भी 2 पहलू हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ओवर डायग्नोसिस, मतलब हर चीज़ की जांच कराई जा रही है। लेकिन आप बात समझिए, अगर आपको कोई ऐसी, आपने किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको कोई जांच नहीं लिखी, महंगी जांच थी, और कल को आपको वही बीमारी पता चल गई जो उसी जांच में आ गई थी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना। अब जब तक विश्वास पे गेम था तब तक सही है, लेकिन अब क्या है, डॉक्टर्स के ऊपर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लॉज अगर किसी के ऊपर है आज की तारीख में, वो डॉक्टर्स के ऊपर है। क्योंकि मीडिया से लेकर के, नेताओं से लेकर के, कॉमन टॉपिक क्या है, भाई डॉक्टर को पकड़ लो, क्योंकि डॉक्टर कुछ नहीं कहेंगे, क्यों, उनका तो धर्म है। तो मुझे डॉक्टर को अपने को भी तो बचाना है ना जी। उसके ऊपर कंज्यूमर फोरम का केस लग सकता है, मेडिको लीगल केस लग सकता है, अब तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का लग सकता है। वो अपने को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? आप वो लिख के दे रहा है कि मैंने चेकअप किया, मुझे उसमें नहीं मिला, ये तो कोई सुन ही नहीं रहा। इवन कोर्ट्स आर नॉट लिसनिंग। उसको क्या अपने को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि मैंने ये जांच कराई थी, इस जांच की रिपोर्ट क्या आई। बिल्कुल। इस वजह से भी बहुत सारे डॉक्टर्स अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है। आप मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अननेसेसरी की इतनी सारी जांच, अरे सर्दी जुकाम होता मुझे इतनी सारी जांच लिख दी, लेकिन वो तो अपनी तरफ से लिखेगा ना। तो जैसे होता है, मेरा भी ट्रेनिंग ये है कि सबसे पहले आप किसी डूबते हुए आदमी को बचा रहे हो जी, तो आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि मैं उसको बचा रहा हूँ, मैं भी डूब जाऊं साथ में आप ये तो रखोगे ना कि मैं बचूं। जी। तो मैं भी अपने यहाँ पे जब लोगों को सिखाता हूँ तो सबसे पहले सिखाता हूँ प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप पता तो करो, क्योंकि लोग कई बार अब इसी माइंडसेट से अस्पताल और डॉक्टर के पास आते हैं कि मुझे तो इसको फंसाना है, इसके ऊपर केस करना है और मेरी तो आमदनी हो जाएगी। और कंपेंसेशन जो डॉक्टर्स के केस में मिलते हैं वो भी पता नहीं किस लॉजिक से मिल रहे हैं। तो इट इज़ अ प्रॉपर इंडस्ट्री कि डॉक्टर्स को फंसा के ये काम करो। तो डॉक्टर्स हैव टू बी कॉशियस कि वो क्या लिखते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर लिखे और शांति से बता दे, भैया ये वाली जांचें करा रहे हैं, नीचे वाली तो मैंने ऐसी लिखी है, ये इसमें नहीं पता चलेगा तब नीचे करना। लेकिन कौन डॉक्टर आपको, मान लीजिए आप मेरे को दिखाने आए और मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखो मैंने जो 10 जांचें लिखी हैं उसमें से 4 जांचें कराना है, 6 तो मैंने फालतू लिखी है, आपकी मेरे बारे में क्या इमेज बनेगी? खराब हो जाएगी इमेज। मैं ये तो नहीं बताऊंगा, मुझे भी पता है मैंने क्या चीज़ क्यों लिखी है। मैं अपने केस में क्या करता हूँ कि मैं पहली सेट ऑफ जांचें लिखता हूँ, फिर एरो बना देता हूँ ये, और फिर एरो कि वो जिस स्टेप ऑफ डायग्नोसिस में रुक जाए, फिर उसके आगे वो अपने आप से ही ना कराए। बट हो सकता है हर कोई ना करता हो, बट ये कहना कि डायग्नोसिस ही मत कराओ। सर जैसे अभी एक और मिथ है पेट सीटी मत कराओ, नहीं। हाँ। तो जहाँ पे पेट सीटी कराना है वहाँ पे कराना ही पड़ेगा ना आपको। भाई मान लीजिए आपको किसी को ये पता चलना है कि आपको कैंसर है या कैंसर कहाँ पे फैला है, और उसकी डायग्नोसिस केवल पेट सीटी से हो सकती है और आप नहीं कराइए, तो वही आग वाला चीज़ है कि जब पूरे घर में आग लग जाएगी आप तब पता चलेगा। और जब पूरे घर में आग लग जाएगी तो आप क्या कर सकते हो? आप साइड में बैठ के पूजा ही कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो बिल्कुल कहेगा कि भाई रुक जाओ, फिर देखा जाएगा। क्योंकि सर कैंसर के केसेस में हम देखते हैं इंडिया में अभी हमारा हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। कई लोगों को कैंसर कई बार अपनी कमी की वजह से उनको बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है। हेल्थ केयर स्ट्रांग नहीं है इज़ अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। मैंने पहले भी बताया था, इंडिया का हेल्थ केयर
कई देशों के और डेवलप देशों के हेल्थ केयर से ज़्यादा अप्रोचेबल है। हमारे यहाँ इशू क्या है, जो फ्री वाले सेटअप्स चलने चाहिए वो थोड़े से कम हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड केयर, एक प्रॉपर हेल्थ केयर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। स्टैंडर्ड केयर गाँव के एरिया में अवेलेबल नहीं है। गाँव में ही हमारी मेजर पॉपुलेशन एरिया है। वो सारी पॉपुलेशन को वो सर्विसेज गांव में नहीं मिलती, तो क्या करते हैं, शहर आ जाते हैं। शहर इतनी पॉपुलेशन हैंडल करने के लिए इक्विप्ड नहीं है। फिर वहाँ पे जो अस्पताल होते हैं, वहाँ पे जो फ्री वाले अस्पताल होंगे या सस्ते अस्पताल होंगे, वो ओवरलोड हो जाएंगे। हमारे इश्यूज इससे रिलेटेड ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ अ डिसेंट सेटअप। हायरार्की नहीं मेंटेन होती। क्यों? दूसरा एक वजह है कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो इलाज कर सकता है, हाँ। लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने इलाज किया और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो यहाँ पे तोड़फोड़ हो जाएगी। तो क्या करता है, वो सीएचसी पे भेज देता है। सीएचसी कहेगा भाई मैं क्यों मेडिकल लीगल वो करूँ, कल को मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा, वो मेडिकल कॉलेज में भेज देता है, और मेडिकल कॉलेज लोड हो जाते हैं। हाँ, ओवरलोडेड हो जाते हैं। बिकॉज बेसिक ट्रीटमेंट जहाँ मिलना चाहिए था। हमारी मेन प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है, नॉट कि माइंडसेट की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब हर आपको हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन सपोर्टिव सर्विसेज पे फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, रादर देन कि हेल्थ केयर में वो हेल्थ कैसे प्रोवाइड की जाएगी। हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड की जाएगी ये मैं ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो आर मेड बाय पीपल हु हैव ज़ीरो ग्राउंड नॉलेज ना। डॉक्टर को टारगेट करना बड़ा आसान चीज़ है, एंड इट इज़ अ फैशनेबल थिंग आल्सो। सर, ये तो हमने बात की कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया में हेल्थ स्ट्रक्चर है। जैसे हम फुल बॉडी चेकअप की बात करते हैं, तो क्या फुल बॉडी चेकअप से हमें कोई फ़ायदा होगा? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। क्या क्या ऐसे चेकअप है एक नॉर्मल आदमी के लिए, मैं कह बीमार मरीज व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, एक नॉर्मल आदमी है वो कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पता चल जाए मैं बीमार हूं या नहीं हूं, या मैं ऐसी क्या स्टेप्स करता हूं। तो मेरे पास बहुत सी अम्मा लोग आती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अम्मा लोगों को ये बड़ा चिंता होती है, इमोशनल होती हैं सारी मदर्स पॉसिबली इस वजह से। मेरा तो फुल बॉडी एमआर करा लो, पूरी बॉडी का एमआरआई चाहिए मुझे। किसी को कुछ नहीं पता करना क्या है और ये अब ट्रेंडिंग हो गया है भैया, लोगों के पास पैसा आ रहा है, कुछ तो करना है, कुछ भी कर लो भाई, ये जांच भी करा लो, ये जांच करा लो, लेकिन कराना क्या चाहिए? तो होल बॉडी चेकअप एक कंसेप्ट है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। और मैं देखता हूँ कि व्यक्ति जब आता है तो उसके पास, मतलब हमारी किताबों जितनी मोटी उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं कि हमने तो ये वाले चेकअप्स करा ली। अब मैं देखता हूँ ये क्यों कराया भाई? पॉइंट ये है, आप बाल कटाने जाइए, मैं आपको ऑफर करता हूँ मैं आपके तेल भी लगा दूंगा और उसका मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। आप देने को तैयार हो? आपको तेल की जरूरत नहीं, आप अभी लगवा के आए हो, आप देने को तैयार हो, मैं क्यों नहीं लगाऊं? उस तरीके से आप कराना चाहते हो तो दूसरे ने कर दिया, बिल्कुल, विच इज अ रॉन्ग अप्रोच। इट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड यू फील कि अननेसेसरीली चीज़ें महंगी होती जा रही, कि आपको वो कर रहे हो जो कराना नहीं चाहिए था। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, जो होनी चाहिए, रिकमेंडेड हैं फॉर अ हेल्दियर लाइफ। जैसे रोल ऑफ वैक्सीन्स बहुत आता है, आपको सही समय पे सही टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के कई बीमारियों को कम करता है। यंग फीमेल्स को सर्विक्स कैंसर के अगेंस्ट HPV वैक्सीन लगवानी है। जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं उनको, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनको नहीं पता, उनको निमोनिया की वैक्सीन्स और अलग अलग तरीके के स्वाइन फ्लू ये वाली वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। कुछ पॉपुलेशन में कुछ अलग होती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, कुछ चेकअप्स हैं, जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन होता है, तो 40 साल के बाद उनको मैमोग्राफी करवानी चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो पाए। उसी तरीके से जिनके यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है उनको BP चेक करवाना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए चेक करवाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ आज की तारीख में बहुत लोगों को है। तो डायबिटीज़ के लिए एक ओरल ग्लूकोज टेस्ट कितना महंगा है। HbA1C, आपने उसको 75 ग्राम चीनी खिलाई, 2 घंटे के बाद देख लिया उसकी बॉडी ने उसके शुगर का लेवल क्या है। OGTT, एक HbA1C, मतलब ये बेसिक जो टेस्ट है ना वो बहुत सस्ते हैं। आपने ये देखने के लिए कि उसकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, एक TMT करा लिया। अगर आप ये दोनों चीज़ें, एक बेसिक ब्लड का चेकअप जिसमें आता है CBC, बेसिक आपके ब्लड में RBC क्या है, WBC क्या है,
KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब आपका यूरिया क्रेटिनिन कितना है, आपको और कुछ नहीं जानना है। यूरिया क्रेटिनिन, यूरिक एसिड अगर आपको ये पता चल जाता है, और लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें आपके लिवर के एंजाइम्स कितने हैं आपको ये पता चल जाता है, ये आपके लिए बेसिक चेकअप के लिए बहुत है। इसके अलावा विटामिन डी, मुझे नहीं पता लोग B12, हर कोई B12 क्यों कराता है। विटामिन डी और थायराइड प्रोफाइल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप ये करा लेते हैं तो आपको मोटा मोटा आपका ओवरऑल चेकअप हो गया। लिपिड प्रोफाइल कोई ऐड करना चाहता है, डेफिनेटली ऐड कर लो, ज़्यादातर की ख़राब होती है। बट अगर कोई कहता है 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, और एक्सटेंसिव पैनल्स नहीं, छोटे छोटे पैनल्स, थायराइड फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल एंड विटामिन डी। यू डू नॉट नीड एनी अदर ब्लड टेस्ट एज स्क्रीनिंग। कोई आपका मैग्नीशियम कितना है, ये कितना है, ये कुछ नहीं जानना आपको भाई, आपको नॉर्मली आने वाला है, आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो क्यों आप इतनी अजीब सी चीज़ करो। बीच बीच में अपना ग्लूकोज का टेस्ट और कार्डियक के लिए TMT का टेस्ट, कि आपने दौड़ा, आपकी बॉडी स्ट्रेस में गई, एग्जैक्टली कितना असर आया वो आपने देख लिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करानी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये। लेकिन होल बॉडी हेड टू टो चेकअप नॉट रिकमेंडेड। ऑर्गन वाइज होना चाहिए। आपके घर में किसी को चश्मे का था तो आप अपने बच्चों का चश्मा ज़रूर चेकअप कराओ, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते, वो क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई कम हो जाती है, उनको आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स चेक कराने हैं। लोगों को अपना आँख का प्रेशर चेक कराना चाहिए। BP से भी ज़्यादा ज़रूरी आँख का प्रेशर, IOP, वो लोग नहीं कराते। अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स डिजीजेज इज रिक्वायर्ड। हेड टू टो चेकअप लोग करा लेते हैं, उसमें कॉमन चीज़ें नहीं होती, उसमें ये वाली जैसे IOP मेजरमेंट है जो मैंने बताया, नहीं होगा, नहीं है। तो और उसका काला मोतिया जो है उसका इम्पैक्ट अच्छा है, बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल। सोचिए, आपने केवल सिंपल सा टेस्ट नहीं कराया एंड नाउ आप अंधे हो रहे हैं और आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे और चेकअप्स हैं जो बेसिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। इससे आपने आइडिया बड़ा अच्छा दे दिया। वी शुड कम अप विथ समथिंग कि इस एज ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं जो रिकमेंडेड है। लेकिन अब तो ChatGPT आ गया। मैं कहता हूँ वी शुड यूज AI फॉर हेल्पिंग इन हेल्थ, कि इस एज में मेरे को एक बेसिक क्या क्या चीज़ करानी चाहिए। और मैं तो AI तो नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है और आप कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं तो पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। AI इसमें मत जाइए, डॉक्टर में जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। AI विल बी देयर टू गाइड यू कि वेदर यू नीड समथिंग और नॉट, लेकिन फाइनल आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, क्योंकि AI जो है वो वैलिडेटेड नहीं है, बिल्कुल, वो इंटरनेट से उठा के आपको दे रहा है। जो है डिस्क्लेमर आता है नीचे कि पहले चेक कर लीजिए। हाँ, तो वो आपको इंटरनेट से उठा के दे रहा है, तो आपको जाना डॉक्टर के पास ही, और डॉक्टर ही आपको सही चीज बता पाएगा, रेदर देन कि हम फुल बॉडी चेकअप जो है वो सिर्फ इसलिए करा लें कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। आपने किसी का ऐड देखा, इतने में हो रहा है, दिस फिट्स माय पॉकेट, लेट्स गेट इट डन, और घर बैठे मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, इट इज इनइफेक्टिव एंड अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हो रहा है, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। कुछ जगहों पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन चाहिए नहीं है, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पर है ना। तो ये है, लोगों को आना, अस्पताल तो आना, इट शुड बी, जैसे आप मंदिर जाते हैं, आपको एक विजिट से महीने में, 4 महीने में एक बार अस्पताल में जाने की होनी चाहिए। लेट्स गेट आवर कार चेक्ड, उसी तरीके लेट्स गेट आवर बॉडी चेक, बट अपना दिमाग मत लगाएं। हाँ, क्योंकि अपना दिमाग हम लगाएंगे तो जो ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट तो हमें मिलेगा नहीं, और अननेसेसरी हम जो है खर्चा हो जाएगा, खर्चा करते रहेंगे, और फिर बाद में हम ही परेशान होंगे कि भाई हमारा तो पैसा खर्च हो गया। बिल्कुल। तो इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बचा सकती हैं। अगर आप पहले से ही उन पर फोकस करेंगे तो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको आने की ज़रूरत ही 50% जो है वो कम हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारी ऑडियंस को भी बताया कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सो ऑडियंस, जैसे कि सर ने बताया कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड योर मैसेज इन चैट बॉक्स। सो सर थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और इमरजेंसी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।